चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इनोवेटिव वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अंडर दिस हेडिंग वी विल डिस्कस three type of vapor compression. First we will discuss what is meant by the innovative. Then we will discuss the cascade refrigeration system, basically cascade and multi-compression system that will comes under the heading of the innovative vapor compression refrigeration system. So first मैं थोड़ा सा briefly वेपर कंप्रेशन साइकिल यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। हमारे पास क्या होता है इन वेपर कंप्रेशन साइकिल वी हैव फोर कंपोनेंट। सबसे पहले क्या होता है एवेपोरेटर, देन हमारे पास क्या होता है कंडेंसर, फिर हमारे पास क्या होता है कंप्रेसर और एक्सपेंशन वेल। तो ये साइकिल हमारे पास एवेपोरेटर्स कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट है वो हीट एक्सचेंज करता है एटमॉस्फेयर के साथ और किस में आता है एक्सपेंशन वेल्व में। एक्सपेंशन वेल्व का पर्पस क्या होता है रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ द रेफ्रिजरेंट को प्लस थ्रॉटलिंग आइसेंथेल्पिक प्रोसेस करते हुए रेफ्रिजरेंट का प्रेशर ड्रॉप करता है। वो लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में कहाँ पे आता है एवेपोरेटर में आता है। एवेपोरेटर से हीट लेता है, हीट लेने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में और वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद किसमें चला जाता है कॉम्प्रेसर में चला जाता है। दिस इज द सिंपल वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल। इफ वी ड्रॉ द पीएच चार्ट ऑफ दिस वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल लेट्स से, तो हमारे पास क्या होता है एक सिंगल रेफ्रिजरेंट है। अब यहाँ पे इसका पीएच चार्ट अगर मैं ड्रॉ करूँ इट शुड बी लुक लाइक दिस 1 to 2, 2 to 3 and 3 to 4 and then 4 to 1। अच्छा, अब इस 4 to 1 में देखिए हमारे पास अगर मैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात करूं इस साइकिल के अंदर तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरे पास क्या होगा कैन आई राइट H1 minus H4। H1 minus H4 मेरे पास क्या आ जाएगा Yes, ma'am. रेफ्रिजरेशन इफेक्ट Evaporator. और Yes. मेरे पास वर्क इनपुट किसके इक्वल आ जाएगा डेट विल बी इक्वल टू H2 minus H1। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कहती हूँ इस टाइम पे जो वेपोरेटर का टेम्परेचर था लेट से वो था -10 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे ये वेपोरेटर का टेम्परेचर डिक्रीज करना है, मुझे और कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, मुझे टेम्परेचर रिक्वायर्ड है -20 डिग्री सेल्सियस। जब मुझे -20 रिक्वायर्ड है तो डेफिनेटली मेरे पास ये जो 4 to 1 वाली लाइन है इट विल शिफ्ट लाइक दिस। इसको मैं कह देती हूँ 4 डैश और 1 डैश पॉइंट के ऊपर आ जाएगी। अगर ये पॉइंट 4 डैश 1 डैश के ऊपर आई है तो मेरे पास ये जो पॉइंट 1 है यहाँ से इसका ये जो पॉइंट है वो भी यहाँ पे आ जाएगा Yes, ma'am. ऐसे ही। अब ये 1 पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस 1 डैश पॉइंट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, Yes, ma'am. अब अगर आप थोड़ा सा इसको विजुलाइज करो, अगर पहले मैं बात करूं साइकिल 1 2 3 4 की, साइकिल 1 2 3 4 के अंदर वर्क ऑफ कंप्रेशन जो है वो क्या आ रहा है मेरे पास दिस इज द वर्क ऑफ कंप्रेशन 1 to दिस 2. 1 to 2। अगर मैं साइकिल 1 डैश 2 3 4 डैश की बात करूं तो वर्क ऑफ कंप्रेशन अगर आप देखो हमारे पास क्या हो जाएगा दिस अमाउंट वर्क ऑफ कंप्रेशन क्या हो जाएगा ये जो मैंने Increase. ब्लू के साथ किया है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इस Yes. अमाउंट वर्क की वर्क ऑफ कंप्रेशन इंक्रीज हो गया प्लस अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात करो साइकिल 1 2 3 4 के अंदर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या था ये जो रेड के साथ अगर मैं शो करती हूँ यहाँ पे ये जो एरिया है दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था। अब अगर आप वेपोरेटर टेम्परेचर आपने डिक्रीज किए 1 डैश 4 डैश के ऊपर आए हो तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया दिस इज द ब्लू लाइन। अब मुझे बताओ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी क्या हो गया डिक्रीज हो गया, Increase. कमी वर्क होगी। ऑफ कंप्रेशन जो है वो भी हमारे पास इंक्रीज हो गया। इट मींस जैसे जैसे हम वेपोरेटर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करते जाएंगे हमारे पास सीओपी क्या होती जाएगी वो डिक्रीज होती जाएगी। Decrease होती जाएगी. इस वजह से सिस्टम हम एक सिंगल रेफ्रिजरेंट को यूज करते हुए एक सिंगल वेपर कंप्रेशन साइकिल के अंदर वेपोरेटर टेम्परेचर को एक लिमिट से ज्यादा डिक्रीज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वर्क ऑफ कंप्रेशन इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी कम हो जाता है और सीओपी क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से हमारे पास सिस्टम जो हैं वो न्यू सिस्टम जनरेट हुए जिन्हें हम क्या कहते हैं कैस्केड सिस्टम कहते हैं या फिर हम क्या कहते हैं मल्टी Multi. स्टेज कंप्रेशन कहते हैं। क्लियर है ये पॉइंट सबको? Yes, ma'am. अच्छा, अब जी देखो मैम। इसमें मैंने क्या किया है
कंडेंसर टेम्परेचर को फिक्स रखा है, मैंने सेम कंडेंसर टेम्परेचर रखते हुए, टी कंडेंसर को सेम रखते हुए क्या किया है, एवेपोरेटर टेम्परेचर को चेंज किया है। इट मींस किसी साइकिल के अंदर, लास्ट टाइम जब मैंने कार्नर डिस्कस किया था तब भी मैंने वहां पे बहुत डिटेल के साथ बताया था कि एक साइकिल के अंदर हम इंडिविजुअल टेम्परेचर्स की बात नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह सकती कि टी कंडेंसर जो है इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, कि जितनी कम से कम हीट रिजेक्ट करे, या टी जो एवेपोरेटर है वो इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल कि वो फूड में से या जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस है वहां से मैक्सिमम हीट एक्सट्रैक्ट करे। इट मीन्स मैं टी कंडेंसर और टी एवेपोरेटर डिफाइन नहीं कर सकती। व्हाट वी हैव टू डिफाइन, वी हैव टू डिफाइन दिस टेम्परेचर लिफ्ट। मैं इस डेल्टा टी को चेंज कर सकती हूँ, इस डेल्टा टी को जब मैं वेरिएट करती हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली वर्क ऑफ कंप्रेशन और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो चेंज होता है। दिस डेल्टा टी इज नोन एज द टेम्परेचर लिफ्ट। सो विद इन अ साइकिल और फॉर एनी साइकिल, वो चाहे वेपर कंप्रेशन साइकिल है, कार्नट साइकिल है, या कोई भी इंजन की साइकिल है, तो उसके अंदर हमेशा हम डेल्टा टी टेम्परेचर लिफ्ट को चेंज करते हैं टू इंक्रीज और डिक्रीज द वर्क और टू इंक्रीज और डिक्रीज द सीओपी और द एफिशिएंसी। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास देखें, हम बात करते हैं कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। अब कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता है, हम दो साइकिल यूज करते हैं। वी हैव टू यूज टू साइकिल इन अ सीरीज। हमने टू और मोर साइकिल, लेकिन यूज कैसे करने, सीरीज कॉम्बिनेशन हमें सीरीज। यूज करना है। अब सबसे पहले क्या होगा, आप देखिए हमारे पास साइकिल ए है और दिस इज द साइकिल बी। अब साइकिल ए के अंदर देखो, साइकिल ए को लेट से आई कॉल दिस साइकिल ए इज द हाई टेम्परेचर कैस्केड साइकिल, एंड द साइकिल बी को मैं कैटेगराइज करती हूँ, दिस इज द लो टेम्परेचर कैस्केड साइकिल। साइकिल ए क्या है, हाई टेम्परेचर है, और साइकिल बी क्या है, दिस इज द लो टेम्परेचर कैस्केड साइकिल। अब साइकिल ए के अंदर क्या है, कंडेंसर, कंप्रेसर, एवेपोरेटर, एक्सपेंशन वेल। इट मीन साइकिल ए को मैंने कहाँ पे कहा, 5, 6, 7, 8 मेरे पास क्या है, साइकिल ए है। 1, 2, 3, 4, दिस इज द साइकिल बी। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम एक भी रेफ्रिजरेंट यूज कर सकते हैं, दोनों साइकिल्स के अंदर सेम रेफ्रिजरेंट यूज कर सकते हैं, और दोनों साइकिल के अंदर हम डिफरेंट रेफ्रिजरेंट यूज कर सकते हैं। अब देखो डिफरेंट रेफ्रिजरेंट भी अगर हम यूज करते हैं तो देर इज नॉट अ मिक्सिंग, यहाँ पे कहीं पे भी मिक्सिंग नहीं है रेफ्रिजरेंट की। जस्ट हमने क्या करना है, एक रेफ्रिजरेंट से हीट लेनी है और दूसरे रेफ्रिजरेंट को हीट ट्रांसफर करनी है। इस वजह से अगर हम डिफरेंट रेफ्रिजरेंट भी यूज करते हैं तो साइकिल तब भी बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। सो चॉइस है कि हमारे पास सिंगल रेफ्रिजरेंट है या फिर हमारे पास डुअल रेफ्रिजरेंट को हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं डुअल रेफ्रिजरेंट यूज कर रही हूँ तो डेफिनेट सी बात है मेरे पास दो वेपर डोम बनेंगे। अगर मैं पीएच चार्ट यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करूँ इसका, एक रेफ्रिजरेंट के लिए मेरे पास लेट से वेपर डोम ये बनता है, और सेकंड रेफ्रिजरेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो उसके लिए लुक लाइक समथिंग मेरे पास कहती हूँ कुछ इस तरह वेपर डोम बनता है। क्योंकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है तो दोनों के हमारे पास वेपर डोम जो है, दोनों का लिक्विड पॉइंट, वेपर पॉइंट, उनका क्रिटिकल पॉइंट वो क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर लाई कर रहा होगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस मैम। जी मैम। 23 स्टूडेंट्स से सिर्फ दो की आवाज आ रही है, बाकी सब सोए में। यस मैम ठीक है। मैम क्लियर। यस मैम क्लियर। अच्छा, अब देखिए हम इस साइकिल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। इस साइकिल में साइकिल ए के अंदर सबसे पहले क्या होगा, कंडेंसर से, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते, कंप्रेसर से जो वेपर्स हैं वो किस में जाएंगे, कंडेंसर में। कंडेंसर में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर्स के, उन्होंने क्या किया, हीट एक्सचेंज की इन्वायरमेंट के साथ, क्यू एच किस में रिजेक्ट कर दी, इन्वायरमेंट में रिजेक्ट कर दी। यहाँ से लो टेम्परेचर वेपर्स जो हैं वो किसके अंदर आएंगे, एक्सपेंशन वेल में। एक्सपेंशन वेल क्या करेगा, उनका टेम्परेचर जो प्रेशर जो है वो रिड्यूस करेगा। दिस लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड कहाँ पे आएगा, एवेपोरेटर के अंदर आएगा। अब एवेपोरेटर के अंदर क्या है, हमारे पास लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड है। इट मींस इसके अंदर कैपेसिटी है कि वो मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसी तरह जब यहाँ पे सेकंड साइकिल बी साइकिल में से वेपर्स जो है कंप्रेसर से कंडेंसर में जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो हीट एक्सचेंज करेंगे इस एवेपोरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट था जिसका टेम्परेचर क्या था, लो था। अब हमारे पास हीट एक्सचेंज करने के दो हैं, वो क्या है, एवेपोरेटर के जो अंदर रेफ्रिजरेंट है उसके साथ भी हीट एक्सचेंज करेंगे। सेकेंडली वो इस बाहर एटमॉस्फेयर के साथ भी हीट एक्सचेंज करेंगे। जितनी ज्यादा हीट एक्सचेंज होगी उतना ज्यादा टेम्परेचर
टेम्परेचर ड्रॉप होगा, जितना ज्यादा कंडेंसर के अंदर टेम्परेचर ड्रॉप होगा वेपोरेटर के अंदर, उतना ज्यादा हम टेम्परेचर ड्रॉप जो है वो अचीव कर सकते हैं। यहाँ से जो लिक्विड आएगा उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होगा। जितना ज्यादा लो टेम्परेचर लिक्विड इस एक्सपेंशन वेल्व से आगे वेपोरेटर में आएगा, इट मीन उतनी ज्यादा रेफ्रिजरेटेड स्पेस से वो हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा। जितनी ज्यादा रेफ्रिजरेटेड स्पेस से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, वेपोरेटर का टेम्परेचर उतना ड्रॉप होगा और हम मिनिमम टेम्परेचर जो है वेपोरेटर के अंदर जो है वो अचीव कर सकते हैं। इस तरह का जो साइकिल है जिसमें एक साइकिल का वेपोरेटर और दूसरी साइकिल के कंडेंसर को सीरीज में ज्वाइन कर देते हैं, दिस साइकिल इज नोन एज द कैस्केड साइकिल। द पर्पस इज एवेपोरेटर के जो एक साइकिल का एवेपोरेटर है वो मैक्सिमम हीट एक्सट्रैक्ट कर लेता है दूसरी साइकिल के कंडेंसर से टू ड्रॉप द टेम्परेचर एज लो एज possible. This type of cycle is known as the cascade refrigeration cycle. Clear है ये point? मैम ये जो लोअर टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम है, बिल्कुल मैम इसका कंडेंसर हीट जो है वो एक्सचेंज देगा कर लेगा। एवेपोरेटर, वो एक्सचेंज करेगा हाई टेम्परेचर कैस्केड के एवेपोरेटर के साथ। ओके मैम। मैम इधर हीट लॉस नहीं होगा एनवायरनमेंट के साथ? एनवायरनमेंट के साथ भी होगा ना, दोनों हमारे पास, हमने जितनी ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, एक तो एवेपोरेटर के साथ भी हीट एक्सचेंज करेगा, दूसरा वो एटमॉस्फेयर में भी हीट जो बाकी थ्रो कर देगा। मैम यहाँ पे फेज चेंज होगा लिक्विड का, कहते हैं रेफ्रिजरेंट का सी करना। बात है, यहाँ से वेपर्स आएंगे और यहाँ से जो वापस जाएगा वो लिक्विड होगा। ठीक हो गया मैम। क्लियर है ये पॉइंट सबको? Yes, क्लास ma'am. जी मैम। साइकिल क्लियर है Yes. सबको? टीएस डायग्राम पे मैम जो मैं आपको हो गया अभी मैम। उस पे नहीं आई हूँ, मैं अभी सिर्फ अभी मैंने आपको साइकिल समझाया है। साइकिल क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। जी मैम, अच्छा, साइकिल को जीरो। अब हम आ जाते हैं इस टीएस डायग्राम के ऊपर। अब देखें टीएस डायग्राम में सबसे पहले आप ड्रॉ कर लो साइकिल 1 से 2, हमारे पास क्या आ जाएगा, बल्कि हम यहाँ से साइकिल ए से स्टार्ट करते हैं। 5 to 6 देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्रेसर आ जाएगा। 5 पे एंटर हुआ, 6 पे लीव हुआ, वेपर्स लीव हुए। 6 to 7 हमारे पास क्या आ गया, कंडेंसर में। 7 to 8 अगेन एक्सपेंशन वेल्व एंड 8 to 5 दिस इज द वेपोरेटर। अब ये 8 to 5 जो वेपोरेटर लगा हुआ था, अब सेकंड साइकिल कहाँ पे, 1 2 3 4, ये हमने सेकंड साइकिल ड्रॉ की है। अब देखो एक साइकिल, एक वेपर डोम मेरे पास जो है ये बन रहा है और एक वेपर डोम मेरे पास जो है वो ये है, और सेकंड वेपर डोम जो है मेरे पास वो ये हमारे पास है। अब यहां से देखें हमारे पास, इसको भी अब यहाँ पे रिमूव करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें साइकिल 1 2 3 4, दिस इज फॉर द साइकिल बी, एंड 5 6 7 8 ये हमारे पास किसके लिए ए के लिए। अगर इसी साइकिल को मैं एक सिंगल टीएस डायग्राम के ऊपर ड्रॉ करूं, मेरे पास साइकिल कुछ इसी तरह बनेगा। अब यहाँ पे देखो ये जो वर्क आएगा, ये सारा का सारे एरिया क्या आएगा, दिस इज द वर्क ऑफ कंप्रेशन। इसी को अगर मैं सिंगल साइकिल के ऊपर लेके जाऊं, 1 2, लेट से ये पॉइंट है 1 2 ए, तो ये सारा का सारा एरिया जिसको मैं पर्पल के साथ इंडिकेट कर रही हूँ, ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, वर्क ऑफ कंप्रेशन बन जाएगा। लेकिन कैस्केड में क्या होता है कि पहले वर्क ऑफ कंप्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 1 2 5, देन हमारे पास क्या 5 6, इट मींस ये जो एरिया था रेक्टेंगल 6A 2 5, ये एरिया हमने क्या किया, इस टोटल एरिया में से माइनस कर दिया। इट मींस दिस मच अमाउंट ऑफ सेविंग इन द वर्क ऑफ कंप्रेशन। इतना वर्क ऑफ कंप्रेशन के अंदर हमने क्या किया है, सेविंग कर ली है बाय यूजिंग द कैस्केड सिस्टम। क्लियर हुआ ये पॉइंट? जी मैम। Yes, ma'am. जी मैम। बट मैम ये सेविंग भी, इसमें 2 कंप्रेसर हमें इनपुट भी तो करने पड़े हैं, सेविंग कैसे होगा लेकिन मैम? 2 कंप्रेसर के साथ हमारे पास वर्क इस जितना एक सिंगल कंप्रेसर को वर्क हमें देना पड़ रहा था, उसके कंपैरिजन में 2 कंप्रेसर्स का वर्क इनपुट कम है।
ओके मैम। ठीक है, एक सिंगल कंप्रेसर को जितना वर्क इनपुट देना, क्यों? अब देखो इसका आंसर भी आपको देती हूँ। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो, इस पॉइंट के ऊपर, वन पॉइंट के ऊपर देखो, स्पेसिफिक वॉल्यूम वेपर्स का क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मींस हमें एक सिंगल लार्जर बड़ा कंप्रेसर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जितना ज्यादा स्पेसिफिक वॉल्यूम उतना ज्यादा वर्क इनपुट, इट मींस लार्जर कंप्रेसर। पॉइंट वन के ऊपर एक बड़ा कंप्रेसर लगाना पड़ेगा। हमने क्या किया, उस यस लार्जर कंप्रेसर को रिप्लेस कर दिए टू स्मॉलर कंप्रेसर के साथ, इस तरह, क्योंकि उनका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। दैट्स व्हाई द वर्क इनपुट इज रिड्यूस्ड। यस क्लियर मैम। है ये पॉइंट सबको? जी मैम। यस मैम। अच्छा, अब आ जाओ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के ऊपर। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखो, हमारे पास अगर सिंगल साइकिल के केस में बात करें तो हमारे पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या बनेगा, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा। ये जो येलो पॉइंट तक जहां तक आ रहा है, दिस इज द एरिया। ये जो येलो के साथ मैंने शो किया है, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आएगा। लेकिन क्योंकि अब हमने दो साइकिल यूज किए हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारे पास ये जो ग्रीन पोर्शन था येलो के साथ, ये भी एड अप हो गया और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। इट मींस by using the cascade refrigeration system, we can decrease the work of compression and increase the refrigeration effect of the system. Clear है ये यस पॉइंट मैम। सबको? यस मैम। यस मैम। तो इस तरह का जो साइकिल है उसे हम क्या कहते हैं, कैस्केड रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। अच्छा, अब अगर इस कैस्केड रेफ्रिजरेशन साइकिल का मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूं, तो अब मुझे बताओ मैं क्या लिख सकती हूँ कि m.2, एक रेफ्रिजरेंट जो है वो इस कंप्रेसर में जो रेफ्रिजरेंट का मैस फ्लो रेट होगा, डेफिनेटली इस साइकिल के लिए मैस फ्लो उसका डिफरेंट होगा। तो मेरे पास यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, जो मेरा डिजायर्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास इस सिस्टम का जो है m.1 फ्लो कर रहा है और इस सिस्टम के अंदर m.2 मैस फ्लो कर रहा है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मुझे बताओ, मैं लिख सकती हूँ m.1 इज इंटू H1 माइनस H4। क्योंकि 1 से लेके 4 तक मेरा डिजायर्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, तो मैंने लिख दिया कि m.1 H1 माइनस H4। मैम ये हाँ जी, m.1 की समझ नहीं आई। मैंने कहा है कि दो मैस फ्लो रेट होंगे ना, एक रेफ्रिजरेंट जो कि साइकिल बी में फ्लो कर रहा है उसका मैस फ्लो रेट क्या है m.1, और जो साइकिल ए के अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है उसका मैस फ्लो रेट क्या है m.2। तो यहाँ से मेरे पास एवेपोरेटर डिजायर्ड इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, ये 1 से 4 तक डिजायर्ड इफेक्ट आ रहा है और उसका मैस कितना है m.1 H1 माइनस H4। तो दिस इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ओके दैट मैम। इज डिजायर्ड फॉर ए कंप्लीट साइकिल। अच्छा, अब हम अगर वर्क इनपुट की बात करें तो वर्क इनपुट मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू H1 वर्क माइनस ऑफ H4। लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम कंप्रेसर प्लस वर्क ऑफ हाई टेम्परेचर कैस्केड। अब मुझे बताओ वर्क ऑफ लो टेम्परेचर किसके इक्वल आ जाएगा, m.1 H2 माइनस H1 प्लस m.2 H6 माइनस H5। दिस इज द वर्क इनपुट। तो यहाँ से COP किसके इक्वल आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। तो ये हमारे पास COP आ टोटल जाएगी वर्क पूरे मैम। कैस्केड टोटल वर्क रेफ्रिजरेशन। होगा। टोटल वर्क, ये मैंने टोटल वर्क ही लिखा है ना, लो टेम्परेचर प्लस हाई टेम्परेचर दोनों साइकिल्स का वर्क इनपुट लिखा है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, कंप्लीट साइकिल के लिए COP आ जाएगी। ओके मैम। अच्छा, एक और अगर हम एनर्जी एनालिसिस करें, हीट का एनर्जी एनालिसिस करें, तो कैन आई राइट हीट absorbed by evaporator of high temperature cascade system is equal to heat rejected by condenser of low temperature cascade system। यस मैम। हाँ जी, देखें ठीक लिखा है मैंने। अच्छा, इसको अगर यस मैं मैम। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ, हीट एब्जॉर्ब बाय एवेपोरेटर ऑफ हाई टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम m.2 कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हाँ जी मुझे बताएं कितनी, H5 से H8 तक उसने हीट एब्जॉर्ब की, तो H5 माइनस H8 इज इक्वल टू m.1। कंडेंसर ने कितनी हीट रिजेक्ट की थी, H2 माइनस H3। H2 minus H3. So this is a complete energy analysis for the cascade refrigeration system. मैं ये पॉइंट नहीं क्लियर हुआ। अच्छा, अब मुझे बताओ ये सेंसिबल हीट
होगी या फिर लेटेंट हीट ट्रांसफर होगा ये? मैम लेटेंट हीट ट्रांसफर हो रहा, फेज तो चेंज हो मैम रहा है। लेटेंट लेटेंट हो। लेटेंट मैं कैसे होगा फेज मैं फेज चेंज नहीं हो रहा मैं मैम उनके दरमियान। इन दोनों की बात कर रही हूँ, कंडेंसर से बाहर जाने की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ इवेपोरेटर और मैम कंडेंसर में बात सेंसिबल कर है रही फिर, हूँ। मैम दिस इज द सेंसिबल है। सेंसिबल हीट ट्रांसफर। क्यों? यहाँ पे जस्ट हीट एक्सचेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, देयर इज नो फेज चेंज। हाँ, जब कंडेंसर से बाहर जाएगा तो फेज चेंज होगा, बट इफ वी टॉक अबाउट द वेपोरेटर एंड कंडेंसर, इन बिटवीन दीज टू, सो देयर इज द ओनली सेंसिबल हीट ट्रांसफर। ओके मैम। मैम व्हाट इज सेंसिबल हीट ट्रांसफर? ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट सबको? मैम व्हाट इज जी सेंसिबल? मैम। क्या क्वेश्चन है आपका? व्हाट इज सेंसिबल हीट ट्रांसफर? व्हाट इज सेंसिबल हीट ट्रांसफर? हमारे पास दो तरह का हीट ट्रांसफर होता है, वन इज द सेंसिबल एंड सेकंड वन इज द लेटेंट। सेंसिबल के अंदर क्या होता है, देयर इज द ओनली टेम्परेचर चेंज। लेटेंट के अंदर क्या होता है, फेज चेंज होता है, लाइक लिक्विड से गैस, गैस से वेपर, फेज चेंज आता है। सेंसिबल के अंदर क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लाइक आपके रूम में पंखा लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, तो आप अगर सॉलिड में बैठे हो तो सॉलिड ही बैठे रहोगे ना, वहां पे आप लिक्विड में तो कन्वर्ट नहीं ना हो जाओगे, तो दिस इज अ सेंसिबल। कि आपके जिस रूम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आपकी बॉडी का हीट ट्रांसफर हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बट देयर इज नॉट अ फेज चेंज। बट मैम लेटेंट के यहाँ अंदर पर क्या होता है, फेज देयर चेंज इज अ हो तो रहा फेज। है। नहीं बेटा, वो कंडेंसर से बाहर जाते हुए फेज चेंज हो रहा है। हम सिर्फ एवेपोरेटर और कंडेंसर में जब दोनों में हीट ट्रांसफर हो रहा है तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो सेंसिबली एवेपोरेटर किसको हीट ट्रांसफर कर रहा है, कंडेंसर से हीट ले रहा है, सॉरी। वैसे मैम देन ये एक्चुअली में यहाँ वेपर से ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा ना। लिक्विड में, हाँ, तो वो देखो, नॉट नेसेसरली, हो सकता है कि बाकी जो हीट ट्रांसफर एयर के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ जो उसने हीट ट्रांसफर की है उसकी वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। वो तो जब कंडेंसर से बाहर गया तो वो हमारे पास लिक्विड फेज में बाहर गया ना। जी अभी मैम। ठीक है मैम। हमने, हो सकता है कि ठीक इसके है बाद सब कूलिंग का प्रोसेस हुआ हो, उसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ हो। हमें हमने अभी से बात किया वेपोरेटर और कंडेंसर की, कि इन बिटवीन इन दोनों में कौन सा टाइप का हीट ट्रांसफर हुआ है, दैट इज द सेंसिबल। ओके। मैम एक क्लियर है ये? क्वेश्चन है। जी। मैम ये जब हम ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर रहे थे ना हाँ, मैम, इसमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हायर टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम में भी तो हो रहा है, 5 से नहीं, लेकिन 8 हमारा डिजायर्ड क्या है, डिजायर्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है? दिस इज द डिजाइन। desired ओके effect मैम। divided by the work input. This is the desired effect, not this one. ओके अगर आपने डिजाइड स्पेस को इफेक्ट। हीट करना ओके है, मैम। अगर आप इसको अपनी स्पेस को हीटिंग के लिए यूज करें तो देन दिस इज योर द डिजायर्ड इफेक्ट, वो 5 से 8 तक। लेकिन अगर आप कूलिंग के लिए रिक्वायर्ड है तो 1 से 4 आपका डिजायर्ड इफेक्ट है। ओके मैम। कैस्केड क्लियर है सबको? यस मैम। यस जी मैम। मैम। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कैस्केड के बाद जो सेकंड टाइप का हमारे पास आ जाता है, दैट इज द मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम वन कंप्रेसर इंस्टेड ऑफ ए वन कंप्रेसर हम यूज करते हैं 2, 3, 4, 5 कंप्रेसर्स यूज करते हैं। अब जब नंबर ऑफ कंप्रेसर्स इंक्रीज करते जाते हैं तो इन बिटवीन कंप्रेसर्स हम वहाँ पे डिफरेंट सिस्टम्स इंस्टॉल करते हैं। अब वो सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, वहाँ पे इंटरकूलर हम लगा सकते हैं, वहाँ पे फ्लैश चैम्बर हो सकता है, फ्लैश गैस रिमूवल हो सकता है, प्लस कॉम्बिनेशन हो सकता है इंटरकूलर प्लस फ्रेश गैस का, प्लस हमारे पास देयर कैन बी अ नंबर ऑफ वेपोरेटर इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ कंडेंसर्स इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ कंप्रेसर्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह की जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन की जरूरत हमारे पास क्यों आती है, कि हम यहाँ पे मैंने बताया कि टेम्परेचर लिफ्ट को चेंज कर सकते हैं। तो बाय कीपिंग, जब हम कंडेंसर टेम्परेचर सेम रखते हुए, ये देखिए हमने एवेपोरेटर का टेम्परेचर डिक्रीज करे, फर्स्ट साइकिल के अंदर देखिए 1, 2, 3, 4, इस साइकिल के देखो हमारे पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ से कहाँ तक, ये सारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, ये जो मैंने ग्रीन के साथ शो किया है। और कंप्रेशन वर्क क्या है, दिस इज द कंप्रेस सुपर हीटेड ऑन, और हमारे पास कंप्रेशन वर्क जो है वो दिस अमाउंट इज द कंप्रेशन वर्क। लेकिन जैसे ही हमने साइकिल को चेंज किया, अब आ जाओ 1 डैश 2 डैश 3, 4 डैश, क्या किया है, कंडेंसर का टेम्परेचर सेम है,
एवेपोरेटर का टेम्परेचर डिक्रीज किया, लेट्स से यहाँ पे -5 था, मैं -10 डिग्री सेल्सियस पे आ गई। -10 के लिए कौन सा साइकिल है, 1 डैश 2 डैश 3 4 डैश। अब आप देखो आपके सामने क्लियरली इंडिकेट हो रहा है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब ये जो ब्लू के मैम साथ मैंने शो किया जी मैम, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज यस हुए, मैम, वर्क ऑफ कंप्रेशन क्या हुआ है, इंप्रेशन इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो इंक्रीज हो गए। वर्क ऑफ कंप्रेशर इंक्रीज होने के साथ ये देखो ये जो सुपर हीटेड हॉर्न बन रहा है ये क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इंक्रीज हो रहा है मैम। अब ये सुपर हीटेड हॉर्न इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि यहाँ से जो वेपर्स जाएंगे 2 डैश से कंडेंसर के अंदर, वो ज्यादा उनको यहाँ पे लार्जर कंडेंसर रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि जितना ज्यादा कंडेंसर का एरिया होगा उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी। अगर हम यहाँ पे स्मॉलर कंडेंसर लगा देंगे तो वो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर नहीं करेगा। अगर वो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर नहीं करेगा तो 3 पॉइंट के ऊपर हो सकता है 3 पॉइंट के अंदर क्या हो, अगेन लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर हो। अगर यही लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर कहाँ पे चला जाए, एक्सपेंशन वेल से आगे एवेपोरेटर में चला जाए। अगर ये वेपर्स एवेपोरेटर में आ जाएंगे तो एवेपोरेटर में अगर वेपर्स आ जाएंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी वेपर फॉर्म है वो हीट ही नहीं लेगा। अगर वो हीट नहीं लेगा तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन की जो हमारे पास कैपेसिटी है या जो कूलिंग इफेक्ट है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इस वजह से सुपर हीटेड हॉर्न को हमने क्या करना होता है, मिनिमल। अब आप आ जाओ, अब हम आ जाते हैं, अब देखो अब फर्दर मैंने एवेपोरेटर टेम्परेचर डिक्रीज किया है। एवेपोरेटर टेम्परेचर -10 से हम किसके ऊपर आ गए हैं, -20 के ऊपर आ गए हैं। अब -20 के ऊपर आए हैं तो साइकिल क्या बन गया, 1 डैश 2 डबल डैश 3 4 डबल डैश। कंडेंसर का टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स है, टी कंडेंसर हमने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। अब फर्दर देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया और कम हो गया। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज होने के साथ सुपर हीटेड हॉर्न जो है वो और इंक्रीज हो गया। इट मींस कंडेंसर और हमें लार्जर रिक्वायर्ड होगा। अगर लार्जर कंडेंसर अगेन नहीं लगाएंगे तो 3 पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएंगे, वेपर्स किस में चले जाएंगे, एवेपोरेटर के अंदर चले जाएंगे। फोर्थ पॉइंट जो हम यहाँ पे देखो, 1 से जब हम 1 डैश से 1 डबल डैश के ऊपर आए, अगर आप तो यहाँ पे पीएच चार्ट के ऊपर देखें, मेरे पास 1 डैश लेट से ये मैंने ब्लू के साथ शो किया, यहाँ पे लाइक कर रहा था। अब 1 डैश मैं यहाँ पे लाइक कर रहा है वो, ये मैंने ग्रीन के साथ 1 डबल डैश लाइक कर रहा है। और ये पर्पल के साथ जो मैंने आपके सामने शो किया है, दिस इज द मैम ये 1 स्लाइड आपकी डबल आगे डैश। चलेगी है मैं इस पीएच चार्ट के मैम, ऊपर वो आपको शो कर रही स्लाइड हूँ। ब्लू के साथ ओके मैं आपके सामने जो शो कर रही हूँ दिस इज द 1 पॉइंट, ग्रीन वाला जो मैंने आपके सामने शो किया दिस इज द 1 डैश, और ये पर्पल के साथ जो शो किया दिस इज द 1 डबल डैश पॉइंट। डबल डैश। अब देखो ये जो लाइन जा रही है हमारे पास किसकी लाइन है, ये लाइन जो आपके सामने है दिस इज वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केजी में। अब जैसे जैसे आप डाउनवर्ड मूव करते जा रहे हो तो आप देखो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है। इस 1 पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम की वैल्यू देखें, लेट से आ रही थी 0.0080 मीटर क्यूब। जब आप 1 डैश के ऊपर आए तो वॉल्यूम इंक्रीज होकर कितना हो गया, 0.015। जब आप 1 डबल डैश के ऊपर आए तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया 0.10 पॉइंट मीटर क्यूब पर केजी हो गया। इट मींस जैसे जैसे हम डाउनवर्ड वेपोरेटर टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहे हैं तो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वेपर्स का वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अगर वेपर्स का स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा तो इट मीन वर्क किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम के ऊपर। वर्क इनपुट कंप्रेसर को इंक्रीज होगा, अगर इनपुट कंप्रेसर का इंक्रीज होगा तो इट मींस वहां पे जो कंप्रेसर रिक्वायर्ड होगा वो हमें क्या, लार्जर कैपेसिटी का कंप्रेसर जो है वो लगाना पड़ेगा। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। क्लास ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम ये वॉल्यूम Yes, ma'am. डाउनवर्ड इसकी वैल्यूज कम होती जा रही है मैम, ये डाउनवर्ड बढ़ रही वैल्यूज है। इंक्रीज कर रही हैं, ये देखें ना, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू डाउनवर्ड इंक्रीज हो रही है। ये 0.40 है, यहाँ पे Yes, 0.020, तो डाउनवर्ड आते आते स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके मैम। अच्छा, अब इसी को अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमने 1 डैश 1 डबल डैश पॉइंट जो मैंने आपके सामने शो किए थे। सो दिस इज, so that's why we cannot use a single vapor compression cycle। हम एक सिंगल स्टेज वेपर कंप्रेशन साइकिल को प्रेफर नहीं करते, इसलिए हमें किसकी जरूरत आती है, मल्टी वेपर कंप्रेशन साइकिल जो उसकी जरूरत होती है। और उसकी एग्जांपल हमने क्या डिस्कस कर ली, कैस्केड डिस्कस कर ली। अब हमारे पास क्या आता है, ये हमने सब्जेक्ट
अब मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन साइकिल वो कहते हैं यूज कहाँ पे होती हैं, जैसे आइसक्रीम बनाने के लिए जब हमें टेम्परेचर जो है -30 डिग्री रिक्वायर्ड है, यहाँ पे चिलिंग मिल्क के लिए जब टेम्परेचर हमें 2 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड है, तो उस केस में हम मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन साइकिल को जो है वो यूज करते हैं। अच्छा, अब मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन साइकिल के अंदर टू कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको नॉर्मली इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज द फ्लैश गैस रिमूवल, एंड सेकंड कॉन्सेप्ट जो है दैट इज द इंटरकूलर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैश गैस रिमूवल की। अब फ्लैश गैस क्या होती है, अभी मैंने बात की यहाँ पे जब कंप्रेसर से अब यहाँ से जब 1 डैश से वेपर्स जो हैं कंडेंसर में, कंडेंसर के अगर यहाँ पे हम 2 डैश के ऊपर आ गए, तो मैंने अभी बात की कि जब 3 पॉइंट के ऊपर देयर इज अ चांस कि लिक्विड के साथ साथ क्या आ जाए, वेपर्स भी आ जाए। अगर ये वेपर्स जो हैं कंडेंसर से एक्सपेंशन वेल्व के अंदर आ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप कॉज करेंगे। सेकेंडली यही वेपर्स जब आगे जाएंगे एवेपोरेटर के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी वेपर फॉर्म में है, तो ड्यू टू द वेपर फॉर्म इट हैज़ नो कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द हीट। वेपोरेटर के अंदर वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अगर हीट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो कूलिंग का इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा। लेट्स से अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास 4 डैश पॉइंट की बात करूँ, ये देखें, ये पॉइंट भी आपके पास यहाँ से बेहतर इंडिकेट हो सकता है। आप देखो जैसे जैसे आपके पास 4 डैश पॉइंट कहाँ कहाँ पे आता जा रहा था, पहले 1 पॉइंट ये डिक्रीज होता जा रहा है। अब लेट से मैं कहती हूँ पहले 1 पॉइंट मेरे पास यहाँ पे लाइक कर रहा था, 0.2 जो है 1 यहाँ पे, 0.2 यहाँ पे, और 0.3 मेरे पास यहाँ कहीं लाइक कर रहा है। अब 0.1 के ऊपर देखो वेपर क्वालिटी क्या है, 0.1%। इट मीन्स 10% वेपर्स हैं और 100% 90% क्या है यहाँ पे लिक्विड है। अब अगर 0.1 डैश के ऊपर आ जाए, 0.1 डैश के इंडिकेट कर रहा है 0.3 वेपर क्वालिटी, 0.3 वेपर क्वालिटी के इंडिकेट करिए 30% वेपर्स एंड 70% लिक्विड। और जैसे जैसे मैं अगर पॉइंट यहाँ पे आ जाती हूँ 3 डैश पॉइंट के ऊपर, अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे 0.5 है वेपर क्वालिटी, इट मीन्स 50% वेपर्स हैं और 50% यहाँ पे क्या है, लिक्विड है। अब यहाँ पे देखो 10% वेपर्स थे, 30 हुए और 30 से इंक्रीज हो गए किसके ऊपर आ गए, 50 के ऊपर आ गए। 50 अब जब 50 के ऊपर आए तो इट मींस ओनली 50% रेफ्रिजरेंट हैज एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द हीट, रिमेनिंग 50% is already in the vapor form, it do not have the capacity to absorb the heat। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना डिक्रीज हो गया, डायरेक्टली 50% डिक्रीज हो गया। 50%। यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना डिक्रीज हुआ, 30%। यहाँ पे कितना डिक्रीज हुआ, 10%। तो ये जो वेपर्स जो हैं कंडेंसर से जो एवेपोरेटर्स के अंदर आ जाते हैं, दीज वेपर्स आर कॉल्ड द फ्लैश गैस। इनको हम क्या कहते हैं, फ्लैश गैस कहते हैं। क्लास क्लियर है ये पॉइंट? ये वेपर्स, मैम ये वेपर्स कंडेंसर से मैम इसकी प्रॉपर evaporator में डेफिनेशन क्या होगी फ्लैश गैस? मैं यस बताती मैम। हूँ, मैं बताती हूँ। यहाँ तक क्लियर है? बेस्ट फ्लैश गैस का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस मैम। जी मैम। The vapor that comes from the condenser into the evaporator because they are already in the vapor form and do not contribute in the refrigeration effect and decrease and cause the pressure drop in the evaporator, this is known as the flash gas। उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैश गैस कहते हैं। इस फ्लैश गैस को रिमूव करने के लिए क्या यूज किया जाता है, फ्लैश टैंक यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखो एवेपोरेटर से, अब ये सिंगल स्टेज कंप्रेसर के साथ भी यूज हो सकता है फ्लैश टैंक, मल्टी स्टेज कंप्रेशन के साथ भी यूज हो सकता है। लेट्स से हम कहते हैं अगर यहाँ पे सिंगल स्टेज कंप्रेसर लगा हुआ है, अभी आप इस सिस्टम को अगर स्किप करते हैं, एवेपोरेटर से वेपर्स किस में जाएंगे, कंप्रेसर में। कंप्रेसर उनको कंप्रेस करके कहाँ भेज देगा, कंडेंसर में। कंडेंसर से आगे एक्सपेंशन वेल्व में नहीं जाएंगे, वो किस में चले जाएंगे, फ्लैश चैम्बर में चले जाएंगे। फ्लैश चैम्बर क्या करेगा, यहाँ पे सेपरेटर्स लगे होते हैं। अब डिफरेंट टाइप के सेपरेटर्स होते हैं। फ्लैश चैम्बर किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेटर्स। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेपरेटर्स। उसमें ग्रेविटी टाइप सेपरेटर्स हो सकते हैं, उसमें सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स हो सकते हैं, उसमें ब्लेड्स हो सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, मिस्ट एलिमिनेटर पैड्स हो सकते हैं। मैम ये
फ्लैश बताती चैम्बर हूँ, की जरा दोबारा बता दीजिए। मैं दोबारा बताती हूँ। बेसिकली फ्लैश चैम्बर क्या है, इसके अंदर सेपरेटर्स लगे होते हैं। सेपरेटर्स किस टाइप के हो सकते हैं, ग्रेविटी टाइप हो सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, ब्लेड्स, मिस्ट एलिमिनेटर पैड, डिफरेंट टाइप के सेपरेटर हो सकते हैं। अब ये फ्लैश चैम्बर के अंदर, फ्लैश चैम्बर क्या सिंपली एक वेसल है, वेसल के अंदर आपने क्या लगा दिए हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा दिया है यहाँ पे, या ब्लेड्स लगा दिए हैं। अब वो क्या करेंगे, ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, ड्यू टू द ग्रेविटी, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वेपर्स को सेपरेट कर देंगे और लिक्विड को सेपरेट कर देंगे। वेपर्स को सेपरेट करके वापस कहाँ पे भेज देंगे, कंप्रेसर में। लिक्विड कहाँ पे चला जाएगा, एक्सपेंशन वेल में, और एक्सपेंशन वेल से कहाँ पे चला जाएगा, वेपोरेटर में। जो वेपर्स यहाँ से वापस किए हैं कंप्रेसर में, कंप्रेसर उनको कंप्रेस करके दोबारा से कंडेंसर में भेजेगा। कंडेंसर हीट ट्रांसफर करेगा, हीट एक्सचेंज करने के बाद दोबारा से वो किस में आ जाएंगे, फ्लैश चैम्बर। फ्लैश चैम्बर से आगे फिर ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। सो दिस इज द मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिस्टम विद द फ्लैश गैस रिमूवल। क्लियर है ये पॉइंट? एंड ये जो 2 और Yes, 9 ma'am. के दरमियान है, ये कंप्रेसर 1 और 2 के दरमियान ये अब मैं दोबारा एक्सप्लेन कर। अब ये देखो, अब यहाँ पे हमारे पास मल्टी स्टेज के अंदर यूज किए। अब वेपोरेटर से वेपर्स कहाँ जाएंगे, लो प्रेशर कंडेंसर कंप्रेसर में। लो प्रेशर कंप्रेसर से आगे यहाँ पे इंटरकूलर लगा, भी आप इसको छोड़ते हैं, यहाँ से लो प्रेशर कंप्रेसर से कहाँ पे जाएंगे, फ्लैश चैम्बर में। ओके। फ्लैश चैम्बर, अभी ये सिस्टम मैंने इसलिए आगे एक्सप्लेन करती हूँ। फ्लैश चैम्बर से हीट एक्सचेंज करेंगे, फिर वो हाई प्रेशर कंप्रेसर में आएंगे। हाई प्रेशर कंप्रेसर से कंडेंसर, कंडेंसर से एक्सपेंशन वेल, फिर एक्सपेंशन वेल से फ्लैश चैम्बर। इन बिटवीन जब कंप्रेसर्स के दरमियान में फ्लैश चैम्बर लगा होता है, तो वो दो पर्पस करता है। फर्स्ट उसका पर्पस होता है, इट सर्व एज द इंटरकूलर। इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अब इंटरकूलर का पर्पस क्या होता है, इंटरकूलर जब दो कंप्रेसर्स हम लगाते हैं, अब यहाँ पे आ जाओ, लेट्स से मेरे पास फर्स्ट कंप्रेसर कहाँ से कहाँ तक लगा हुआ है, 1 से 2। अब 2 से 3 हमने इन बिटवीन क्या लगा दिया, इंटरकूलर लगा दिया है। अब 1 के ऊपर जब सैचुरेटेड वेपर्स लो प्रेशर कंप्रेसर में गए हैं, उन्होंने कंप्रेस किए। किस प्रेशर तक कंप्रेस किए हैं, अप टू 0.2 तक कंप्रेस किए। कंप्रेस करने की वजह से प्रेशर इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ प्रेशर इंक्रीज करना है, कंप्रेसर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करना रिक्वायरमेंट नहीं है। हम क्या करते हैं, इन बिटवीन 2 कंप्रेसर एक इंटरकूलर लगा देते हैं। इंटरकूलर इज जस्ट अ हीट एक्सचेंजर। वो क्या करेगा, यहाँ से हीट को लेगा, हीट को लेके इन 2 पॉइंट के ऊपर जो सुपर हीटेड वेपर्स थे इनको डी सुपर हीट करके दोबारा से किस पॉइंट के ऊपर लेके आएगा, 3 पॉइंट के ऊपर। और 3 पॉइंट अगेन क्या है, दैट इज द सैचुरेटेड पॉइंट। अब 2 पॉइंट के ऊपर स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा था, डी सुपर हीट किया, स्पेसिफिक वॉल्यूम कम हुआ। स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होने की वजह से वर्क ऑफ कंप्रेशन जो है वो कम हो गया। वही क्वेश्चन कि हम सिंगल कंप्रेशन यूज करते हैं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से वर्क ऑफ कंप्रेशन जो था वो इंक्रीज हो रहा था। लेकिन ड्यू टू दिस इंटरकूलर हमने जो सुपर हीटेड वेपर्स थे उनको डी सुपर हीट किया अप टू द 0.3 एंड अगेन द वेपर्स कन्वर्ट इनटू द सैचुरेटेड फॉर्म एंड at 0.3 उनको कंप्रेस किया अप टू 0.4 एंड दैट इज द कंडेंसर प्रेशर। तो इस तरह हमारे पास वर्क ऑफ कंप्रेशन जो है वो ये आ जाता है। तो ये जो वर्क ऑफ कंप्रेशन है 2, 3, 4, 2 डैश, ये एरिया जो है हम इसकी सेविंग कर लेते हैं। दिस इज द पर्पस ऑफ द इंटरकूलर। मैम यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो फ्लैश चैम्बर है उसमें हम वेपर्स और वाटर जो वाटर है उसको सेपरेट कर देते हैं, बिल्कुल। तो जो वेपर्स है वो कहाँ पे जाएंगे फिर? उनको दोबारा से कंप्रेसर में भेजेंगे। यहाँ से ये जो वेपर्स आएंगे वो दोबारा किस में चले जाएंगे, कंप्रेसर में। कंप्रेसर उनको कंप्रेस करके दोबारा से कंडेंसर में भेज देगा और कंडेंसर से फिर यही प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली। इसके लिए एक अलग से वॉल्व लगानी पड़ेगी हमें? इसके लिए हमारे पास यहाँ पे बाईपास वाल्व लगा होता है। ठीक है। यहाँ पे फ्लैश टैंक के बाद उसको हम कहते हैं फ्लैश बाईपास वाल्व। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? यस जी मैम। अच्छा, अब ये सारा का सारा काम देखें किसके ऊपर हो रहा है। इट एज, मैं यहाँ से फ्लैश टैंक की डेफिनेशन लिखूं तो इट इज बेसिकली अ वेसल इन विच द रेफ्रिजरेंट लिक्विड एंड द वेपर्स आर सेपरेटेड एट सम इंटरमीडिएट प्रेशर, in which refrigerant vapors and liquid are separated at some intermediate pressure। अब इसके अगर हम pH चार्ट ड्रॉ करें,
अब देखो यहाँ से ये कंडेंसर का पॉइंट आ गया, ये कंडेंसर के हमारे पास है। अब कंडेंसर से किसके अंदर आ गए, ये 6 पॉइंट क्या कहाँ पे आ गए, कंडेंसर का आउटलेट पॉइंट है। कंडेंसर के आउटलेट से कहाँ पे आ गए, फ्लैश चैम्बर में। ये 7 पॉइंट के ऊपर फ्लैश चैम्बर लगा हुआ था। फ्लैश चैम्बर ने क्या किया, सेपरेट किया, सेपरेट करके जो लिक्विड था उसको कहाँ पे भेज दिया, 8 पॉइंट के ऊपर, और जो वेपर्स थे इवेपोरेटर में वापस किसके पॉइंट के ऊपर भेज दिया, 3 पॉइंट के ऊपर। ये जो 3 8 पॉइंट पॉइंट के ऊपर आगे क्या लगा हुआ था, एक्सपेंशन वेल। टेंशन एक्सपेंशन वो वेल ने उसको प्रेशर ड्रॉप किया, इंटरमीडिएट प्रेशर से इवेपोरेटर एवेपोरेटर प्रेशर तक 9 पॉइंट के ऊपर आ गए, और 9 से आगे वो एवेपोरेटर में चले गए। और जो कम वेपर्स वापस आए हैं वो 0.3 के ऊपर कंप्रेसर के अंदर दोबारा से आ गए। कंप्रेसर उनको कंप्रेस करके दोबारा किस में भेज देगा, कंडेंसर में, और कंडेंसर से वही प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। मैम जब सेकंड एक्सपेंशन वाल्व से वो होंगे हाँ, रेफ्रिजरेंट नीचे आएगा तो टेम्परेचर और लो होगा उसका। जब सेकंड किससे वापस आएगा, टेम्परेचर कब लो होगा, मैम फ्लैश टैंक से जब हम कौन सा रेफ्रिजरेंट है वो एक्सपेंशन वाल्व के जरिए रिलीज करते हैं इवेपोरेटर के लिए, तो क्या ठीक है। टेम्परेचर कम होगा? वो लिक्विड फॉर्म में उधर फ्लूइड जाएगा इवेपोरेटर। लिक्विड फॉर्म में जाएगा ना हमारे पास, यहाँ पे मैम लेकिन 8 क्या पॉइंट के ऊपर लिक्विड टेम्परेचर है और ना। कम होगा उसका लिक्विड का? नहीं, टेम्परेचर क्यों कम होगा, यहाँ पे इस इंटरमीडिएट प्रेशर प्रेशर ड्रॉप के होगा। कोरस्पॉन्डिंगली, मैम फिर इन दैट केस के मैम वो फिर कैसे है उसकी एफिशिएंसी आई हो सकती है? इस इंटरमीडिएट प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास उसका वही इंटरमीडिएट टेम्परेचर भी तो होगा ना कुछ टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है ना, 6 पॉइंट से ड्रॉप होके किस पे आ गया, 8 पॉइंट के ऊपर। यस पॉइंट 6 से मैम पॉइंट किसके लेकिन ये ऊपर आया, 6 से 8 के ऊपर 7 आया और ना। 7 से 8 की ये प्रॉपर समझ नहीं आ रही कि ये ये मैं कैसे हो। बताती हूँ, ये देखो 6 पॉइंट क्या है, ये कंडेंसर का आउटलेट है, जी मैम। ठीक है। यहाँ से इस प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर, पी सी प्रेशर और पी इस टेम्परेचर के ऊपर कहाँ पर आए हैं, फ्लैश चैम्बर के अंदर आ गए। अब फ्लैश चैम्बर के अंदर बेसिकली क्या लगा हुआ है, जो भी सेपरेटर था उसने क्या किया, लिक्विड को सेपरेट कर दिया। किस प्रेशर के ऊपर किया, उस इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर और उस टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, पी आई और टी आई। अच्छा, अब ये जो इंटरमीडिएट प्रेशर होता है बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट होता है सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर का। सक्शन प्रेशर और जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है हमारे पास दोनों का, अब वो सक्शन हम कह सकते हैं सक्शन प्रेशर एट द लो कंप्रेशन साइड, और जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है हाई कंप्रेशन साइड का, उसके यहाँ से हम यहाँ से ये इंटरमीडिएट प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्लैश चैम्बर को हम किसी भी रैंडमली प्रेशर के ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं। डेफिनेट सी बात है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रेशर होता है। अब यहाँ पे जो एक्सपेंशन वेव लगा होगा वो क्या करेगा, इसका टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, प्रेशर ड्रॉप करेगा, किस प्रेशर तक, किस पीआई तक। यही क्वेश्चन है आपका। डेफिनेटली टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो वो 7 पॉइंट के ऊपर आएगा ना, और 7 से फिर ये 8 पॉइंट, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, 7 to 8 के ऊपर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब कंडेंसर से एक्सपेंशन वेल्व ने इसको कहाँ पे थ्रो किए, 7 के अंदर, दैट इज द फ्लैश चैम्बर। यहाँ पे टेम्परेचर भी ड्रॉप हुआ है, प्रेशर भी ड्रॉप हुआ है। ठीक हो गया मैम यहाँ पे जो इवेपोरेटर लगा है 0.9 पे और 0.9 डैश पे, ये एक ही इवेपोरेटर है ये? नहीं, ये एक ही वेपोरेटर नहीं है, ये 9 डैश पॉइंट आपको शो किया है कि अगर हम फ्लैश चैम्बर यूज नहीं करते तो उस केस में हमारे पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या बनेगा, दिस विल बी द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किसकी वजह से डिक्रीज होगा, क्योंकि वेपर्स थे उन्होंने कूलिंग नहीं की, इस वजह से रेफ्रिजरेशन जो है वो डिक्रीज होगी। लेकिन अगर फ्लैश चैम्बर यूज करते हैं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, लेट्स मैं 0.1 कहती हूँ, तो बाय यूजिंग फ्लैश चैम्बर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या आ जाएगा, H1 माइनस H9। और अगर फ्लैश चैम्बर यूज नहीं करते तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या आएगा, H1 माइनस H9 डैश। अब देखो 9 डैश की डेफिनेटली इंथैल्पी क्या होगी, मेरे पास ज्यादा होगी, कम है। 9 की कम होगी, तो ये डिफरेंस जो उतना ज्यादा कम होता जाएगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक हो ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्लास? यस जी मैम। मैम इसके न्यूमेरिकल्स तो नहीं करने ना आपने मैम लास्ट टाइम कहा? पहले पढ़ तो लो, न्यूमेरिकल बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक फ्लैश टैंक सबको क्लियर है? फ्लैश टैंक क्या होता है, फ्लैश गैस क्या होती है? जी मैम। यस मैम। कहाँ गया वो लास्ट टाइम, बिलाल था। हाँ जी बिलाल, आपको क्लियर हो गया? मैम अली से देखी था। अली सिद्दीकी है, कहाँ अली गया से वो? देखा अली सिद्दीकी प्रेजेंट है आज? आप
मैम है लेकिन रिस्पॉन्स यस मैम हम हो गया आपको क्लियर? जी मैम थोड़ा बहुत हुआ। थोड़ा बहुत आज स्पीड ठीक है? सही है सर। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाते हैं दैट इज द इंटरकूलिंग। अब इंटरकूलिंग क्या होता है बेसिकली, अभी मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे हम इस डायग्राम में देखें, अगर हम एक सिंगल कंप्रेसर यूज करते हैं तो मेरे पास वर्क ऑफ कंप्रेशन क्या आता है 1 2 डैश, ये पॉइंट आ जाता है 1 से लेके 2 डैश। अब जैसे जैसे यहाँ से जो वेपर्स जाएंगे 2 डैश के ऊपर वो ज़्यादा सुपर हीट होंगे और कंप्रेसर का जो वॉल्यूम है स्पेसिफिक वर्क ज़्यादा होगा तो कंप्रेसर भी जो हमें लार्जर लगाना पड़ेगा, ये अभी तक हमने डिस्कस किया। अच्छा, अब कंप्रेसर का पर्पस क्या होता है? जस्ट टू इंक्रीज द प्रेशर नॉट द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करना हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ ए सिंगल कंप्रेसर वी हैव टू यूज द 2 3 4 कंप्रेसर इन अ सीरीज। हम मोर देन 2 कंप्रेसर्स को या यूज करते हैं सीरीज के अंदर। एंड इन बिटवीन 2 कंप्रेसर क्या कर देते हैं? इंटरकूलर्स लगा देते हैं लाइक दिस। हमारे पास लो स्टेज कंप्रेसर है, हाई स्टेज कंप्रेसर है, इन बिटवीन लो स्टेज एंड हाई स्टेज कंप्रेसर हमने क्या लगा दिए? इंटरकूलर लगा दिए। अब इंटरकूलर्स क्या होते हैं? बेसिकली सिंपली जस्ट अ हीट एक्सचेंजर जो कि लो स्टेज कंप्रेसर की वजह से प्रेशर इंक्रीज होने के साथ जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसको भी ड्रॉप कर देते हैं। उसको ड्रॉप करके वो क्या करते हैं? अब जैसे टेम्परेचर और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ऑलरेडी वेपर्स किस फॉर्म में थे? सेचुरेटेड फॉर्म में थे। सेचुरेटेड से वो किस फॉर्म पे ऊपर आगे? 2 के ऊपर सुपर हीटेड में आगे, हीट ली, इसको डी सुपर हीट किया और डी सुपर हीट करके उसको वापस कहाँ भेज दिया? सेचुरेटेड फॉर्म में भेज दिया। 2 से 3 हीट एक्सचेंज कर ली। अब 3 से हमने दोबारा एक और कंप्रेसर लगाया, दिस इज द हाई स्टेज कंप्रेसर। उसने उसको कंप्रेस किया अप टू 0.4 और 0.4 से कंप्रेस करने के बाद उसने उसको कहाँ भेज दिया? कंडेंसर के अंदर। अब देखो अगर यही काम मैं सिंगल स्टेज कंप्रेसर के अंदर करती तो मेरे पास ये लाइन कुछ इस तरह लाइक कर रही होती। दिस पॉइंट 1 2, ये 0.4 है, इसको हम 2 डैश कह देते हैं। तो 2 डैश 4 3 एरिया जो था, ये एरिया हमने इतना एरिया सेव कर लिया, रिड्यूस कर लिया और जिसकी वजह से वर्क ऑफ कंप्रेशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। दिस इज द पर्पस ऑफ द इंटरकूलर। अब इंटरकूलर दो टाइप के हम यहाँ पे ये आपके इंटरकूलर जो है वाटर कूल्ड हीट एक्सचेंजर्स भी हो सकते हैं और हम रेफ्रिजरेंट को भी यूज कर सकते हैं एज एन इंटरकूलर। अब वाटर कूल्ड हीट एक्सचेंजर जो है वो डिपेंड करता है कि आइदर वहाँ पे चिल्ड वाटर अवेलेबल है या नहीं, वाटर की कितनी कैपेसिटी अवेलेबल है, तो उसके अगेंस्ट अदरवाइज अगर वाटर अवेलेबल ना हो तो हम रेफ्रिजरेंट को भी यूज कर सकते हैं एज अ इंटरकूलर। अच्छा, अब इंटरकूल नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमने इंटरकूलर मल्टी स्टेज सिस्टम है, अब उसके अंदर फ्लैश गैस रिमूवल भी यूज करें और इंटरकूलर भी यूज करें, दोनों सिस्टम्स को हमने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। अच्छा, अब सबसे पहले देखें, लेट्स से हम एज्यूम करते हैं वेपोरेटर के बाद कंप्रेसर 1 लगा हुआ है। अब कंप्रेसर 1 के बाद डायरेक्टली फ्लैश चैम्बर जो है उसको हम यूज करें एज एन इंटरकूलर। अभी आप एज्यूम करेंगे जो रेड कलर का आपको ब्लॉक नजर आ रहा है ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कंप्रेसर 1 के बाद रेफ्रिजरेंट कहाँ पे चला गया? फ्लैश चैम्बर में चला गया। अब फ्लैश चैम्बर के अंदर क्या है? ऑलरेडी लिक्विड है। वेपर्स जो होंगे फ्रॉम लो स्टेज कंप्रेसर वो क्या करेंगे? इस फ्लैश चैम्बर के अंदर बबल्स करना शुरू कर देंगे। बबलिंग का प्रोसेस होगा क्योंकि इस फ्लैश चैम्बर के अंदर क्या है? लिक्विड है। इस लिक्विड के साथ बबल होंगे, एक्स्ट्रा हीट जो होगी वो किसको दे देंगे? इस फ्लैश चैम्बर के अंदर जो लिक्विड था, जो रेफ्रिजरेंट था, उसको दे देंगे। डी सुपर हीट हो जाएंगे। डी सुपर हीट होने के बाद वेपर्स कहाँ पे चले जाएंगे? कंप्रेसर 2 की तरफ। कंप्रेसर 2 से कंडेंसर, कंडेंसर 2 के बाद एक्सपेंशन वेल, एक्सपेंशन वेल के बाद दोबारा से किस में आ जाएंगे? फ्लैश चैम्बर में आ जाएंगे। अब यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या हुआ? क्योंकि रेफ्रिजरेंट को हीट दी, लेट्स से कंप्रेसर 1 से जो मैस फ्लो रेट आ रहा था वो m.1 आ रहा था। अब क्योंकि m.1 मैस जो है रेफ्रिजरेंट का वो बबल हुआ है इस वेपर्स के, यहाँ पे जो फ्रेश चैम्बर के अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट था उसके साथ, उसने अपनी हीट उसको दी है। हीट देने की वजह से जो रेफ्रिजरेंट ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट था उसके भी कुछ अमाउंट वेपर्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे और वो वेपर्स एड अप होके यहाँ से किस में चले जाएंगे? कंप्रेसर 2 के अंदर। इट मींस कंप्रेसर 2 के अंदर जो मैस फ्लो रेट जाएगा रेफ्रिजरेंट का वो m2 होगा और मैस फ्लो रेट वो m2 जो होगा ग्रेटर होगा m.1 से। इस वजह से हम फ्लैश चैम्बर को डायरेक्टली यूज नहीं करते एज एन
इंटरकूलर। उसके लिए क्या करते हैं, उससे पहले हम एक वाटर इंटरकूलर जो है वो इंस्टॉल करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? मैम दोबारा ये एक करिए। दफा दोबारा। दोबारा बताऊं? जी मैम। अच्छा, अब देखिए, हम अभी मैं कह रही हूँ, हम अज्यूम करते हैं कि ये रेड वाला ब्लॉक जो है वो नहीं है। कंप्रेसर 1 से वेपर्स किस में चले गए? फ्लैश चैम्बर के अंदर चले गए। ये 1 से डायरेक्टली किसके अंदर आ गए? वेपर्स फ्लैश चैम्बर के अंदर। फ्लैश चैम्बर के अंदर यहाँ पे क्या लगा होता है? ये लगा हुआ है फ्लोट वेल। फ्लोट वेल का पर्पस क्या होता है कि इसने यहाँ पे लिक्विड का लेवल मेंटेन रखना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे लिक्विड है। मैम यहाँ एक क्वेश्चन है मेरा। मैम जी पूछिए। जो फ्लैश चैम्बर है वो कंडेंसर के बाद नहीं इंस्टॉल होता? वो कंडेंसर के बाद ही इंस्टॉल होता है। आपने अभी कहा कंप्रेसर के बाद मैं इंस्टॉल। बताती हूँ, मैं आपको भी बता रही हूँ कि हमारे पास कंडेंसर के बाद इंस्टॉल होता है अगर हमने इसको यूज नहीं कर रहे, एज अ इंटरकूलर यूज नहीं कर रहे। अब मैंने फ्लैश गैस रिमूवल के साथ साथ उसको इंटरकूलर भी यूज कर रही हूँ। फ्लैश गैस ठीक है के मैम। साथ साथ हम उसको एज एन इंटरकूलर भी यूज कर रहे हैं। इंटरकूलिंग क्या है? जस्ट हीट लेनी है ना, और फ्लैश टैंक के अंदर क्या है? लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो वेपर्स हैं कंप्रेसर 1 से, उनको किसके अंदर भेज देंगे? फ्लैश चैम्बर के अंदर भेज देंगे। अब फ्लैश चैम्बर के अंदर क्या था? लिक्विड रेफ्रिजरेंट था। लिक्विड रेफ्रिजरेंट क्या करेगा? इन वेपर से हीट ले लेगा। हीट लेने के बाद उसको डी सुपर हीट कर देगा। डी सुपर हीट करके उसको कहाँ भेज देगा? कंप्रेसर 2 के अंदर। अब कंप्रेसर 2 के अंदर जब भेजेगा, अब यहाँ पे क्योंकि लिक्विड रेफ्रिजरेंट था, हीट किसके अंदर एक्सट्रैक्ट हो रही है? विद इन द फ्लैश चैम्बर ही हीट हम रिजेक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट था उसके भी कुछ वेपर्स बनेंगे, और वो वेपर्स इस वेपर्स के साथ जो कि एम कंप्रेसर 1 से आ रहे हैं उनके साथ एडअप होके किस में चले जाएंगे? कंप्रेसर 2 में चले जाएंगे। इस वजह से कंप्रेसर 2 के अंदर जो मैस फ्लो रेट होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू द मैस फ्लो रेट 1। अब यहाँ से कंप्रेसर 2 के अंदर उसने उसको कंप्रेस किया, किस प्रेशर तक? कंडेंसर प्रेशर तक। कंडेंसर से हीट कहाँ पे रिजेक्ट हुई? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर से रिजेक्ट होने के बाद वो वेपर्स कहाँ पे आए? एक्सपेंशन वेल में। एक्सपेंशन वेल में क्या किया? प्रेशर ड्रॉप किया। कहाँ तक ड्रॉप किया? इंटरमीडिएट प्रेशर तक। प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे इसका ड्रॉप हुआ पी तक, इंटरमीडिएट प्रेशर तक। वो एक्सपेंशन वेल से वेपर्स दोबारा कहाँ पे आ गए? फ्लैश चैम्बर के अंदर। अब यहाँ पे फ्लैश चैम्बर ने क्या किया? एज अ सेपरेटर ऑन के वर्क, उसका वर्क मोड ऑन हुआ। अब उसने यहाँ से वेपर और डेंसिटी डिफरेंस की वजह से वेपर जो है वो राइज हो जाएंगे, और लिक्विड कहाँ पे आ जाएगा? डाउनवर्ड। वेपर जो है उनको दोबारा से कलेक्ट कर लेंगे, कहाँ पे? वो एडअप होते जाएंगे कंप्रेसर 2 में, इनको रिकम्प्रेस कर लेंगे, और लिक्विड कहाँ पे आ जाएगा? एक्सपेंशन वेल्व की तरफ आ जाएगा, और एक्सपेंशन वेल्व से दोबारा कहाँ पे आ जाएगा? एवेपोरेटर में आ जाएगा। सो दिस इज द मल्टी स्टेज सिस्टम व्हेन द फ्लैश गैस रिमूवल यूज्ड एज एन इंटरकूलर। जब हम फ्लैश गैस रिमूवल को यूज करें एज एन इंटरकूलर। क्लियर है ये पॉइंट? जी मैम। जी मैम। जी मैम। मैम फिर ये वाटर इंटरकूलर का पर्पस क्या होगा मैम? बताती हूँ, अभी नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए डिसएडवांटेज क्या था जब हम फ्लैश गैस रिमूवल को एज एन इंटरकूलर यूज कर रहे थे, कि मैस फ्लो रेट एम डॉट जो है वो इंक्रीज हो रहा था। उसके लिए हमने क्या किया? इंस्टेड ऑफ ए फ्लैश गैस रिमूवल वी हैव टू इंस्टॉल अ सेपरेट वाटर इंटरकूलर। अब क्या होगा? कंप्रेसर 1 से वेपर्स कहाँ पे जाएंगे? वाटर इंटरकूलर में। एक्स्ट्रा हीट यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे, बाकी जो वेपर्स हैं मैक्सिमम हीट उन्होंने वाटर इंटरकूलर के साथ एक्सट्रैक्ट कर ली, बाकी दोबारा से फ्लैश चैम्बर में जाएंगे, कुछ हीट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे, और दोबारा से कंप्रेसर 2 से कंडेंसर से एक्सपेंशन वेल्व से दोबारा फ्लैश चैम्बर, और फ्लैश चैम्बर से फिर ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अब इस वजह से हमने यहाँ पे वाटर इंटरकूलर लगा दिया। मैक्सिमम हीट कहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाती है? वाटर इंटरकूलर पे एक्सट्रैक्ट हो जाती है। अच्छा, अब इसकी अगर हम पीएच चार्ट ड्रॉ करें स्टेप बाय स्टेप, अगर पीएच चार्ट से बेहतर क्लियर होगा। देखिए, सबसे पहले पॉइंट 1 के ऊपर आ जाए। पॉइंट 1 से 2 कहाँ पे आ जाएगा? लो स्टेज कंप्रेसर। ये पॉइंट 1 से 2 आ गया। अब 2 से 3 क्या है? आइसोबैरिक प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट रिजेक्ट की है। तो ये 2 से 3 प्रोसेस आ गया मेरे पास, किसके अंदर? वाटर इंटरकूलर के अंदर। क्यू रिजेक्ट किया है वाटर इंटरकूलर।
अब 3 से 4 किसके अंदर चला गया, वो फ्लैश चैम्बर के अंदर। फ्लैश चैम्बर। फ्लैश चैम्बर के अंदर। अब 4 से 5 किसके अंदर चला गया, फ्लैश चैम्बर ने इसको कहाँ भेज दिया, कंप्रेसर 2। कंप्रेसर 2 के अंदर, हाई स्टेज कंप्रेसर। 5 से 6 कहाँ पर आया, कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर। कंडेंसर ने अगेन हीट रिजेक्ट कर दी एटमॉस्फेयर के साथ। 6 to 7 कहाँ पे एक्सपेंशन आया, वाल्व। एक्सपेंशन वेल्व के अंदर। 6 to 7 एक्सपेंशन वेल्व के अंदर आ गया। अब 4 पॉइंट और 7 पॉइंट सेम प्रेशर के ऊपर होंगे, क्यों, क्योंकि हमने इंटरमीडिएट प्रेशर यहाँ पे सेम रखा हुआ है। अच्छा 7 के बाद अब यहाँ पे क्या होगा, वेपर्स किस में चले जाएंगे, वापस कंप्रेसर में, और जो लिक्विड होगा वो किस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, 8 पॉइंट के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से दोबारा से लिक्विड किसके अंदर आ गया, एक्सपेंशन वेल्व के अंदर, ये 8 to 9, और ये 9 to 1 अगेन प्रोसेस किसके अंदर आ गया, एवेपोरेटर के अंदर। यस मैम। So this is the complete multi-stage system with the flash gas removal and the intercooler. Clear है ये मैम बस यहाँ point? पे वाटर इंटरकूलर इसलिए यूज किया गया कि जी, M2 मैम। ज्यादा हो, कि मैक्सिमम हीट जो है वो यहाँ पे ही एक्सट्रैक्ट यहाँ हो पे सके। निकल रहा है जी। फ्लैश चैम्बर के अंदर वेपर्स बनते हैं रेफ्रिजरेंट के, वो ना बने और यहाँ पे मास फ्लो रेट इंक्रीज ना हो, इस वजह से हम सेपरेट वाटर इंटरकूलर जो है वो यूज करते हैं। ओके। हमने दोनों पर्सपेक्टिव डिस्कस कर लिए कि अगर हम रेफ्रिजरेंट को यूज करते हैं तो उस केस में क्या होता है, तो इस वजह से हम वहाँ पे क्या करते हैं, सेपरेट फ्लैश के इंटरकूलर जो है वो यूज करते हैं। अच्छा अब देखें, अगर मैं एनर्जी एनालिसिस करूं, सबसे पहले अगर मैं फ्लैश टैंक की बात करते हैं, अब मुझे बताओ, लेट्स से स्टेडी स्टेट इक्वेशन है, we assume potential energy equal to 0, kinetic energy equal to 0। अच्छा अब देखो फ्लैश टैंक के अंदर एनर्जी एनालिसिस, मुझे बताओ क्या क्या इन हो रहा है और क्या आउट हो रहा है। यहाँ से देखें फ्लैश टैंक के अंदर m.3 एट इंथैल्पी H3 इन हो रहा है, m.3 H3 इन हो रहा है। अच्छा m.2 m.4 H4 यहाँ से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, आउट और ठीक है। और क्या इन हो रहा है इसके अंदर, m.7 एक्सपेंशन वेल से 7 के ऊपर भी इन हो रहा है, यस प्लस m.7 A7 इन हो m.8 रहा है, आउट हो रहा है और m.8 H8 H8 यहाँ से आउट हो रहा है। यस मैम। तो और अगर मैं मैथ एनालिसिस करूं तो कहना है राइट m.3 प्लस m.7 इज इक्वल टू m.4 प्लस m.8। ये में बस क्या आ जाएगा, एनर्जी एनालिसिस, हुई है क्या आ जाएगा, मैथ एनालिसिस। ठीक है मैम। क्लियर है ये पॉइंट। अच्छा अब फ्लैश टैंक के बाद नेक्स्ट आ जाओ आप एक्सपेंशन वेल्व के ऊपर। अब एक्सपेंशन वेल्व, इस एक्सपेंशन वेल्व की बात कर रही हूँ, क्या इन हो रहा है क्या आउट हो रहा है, मुझे बताओ। m8 और H8 m.8 H8 H8 एंटर हो रहा है और लीव क्या कर रहा है, m.9 H9 लीव H9 कर रहा है, यस ठीक है। ये एक्सपेंशन वेल्व का एनालिसिस आ गया। अच्छा अब आ जाओ एवेपोरेटर के ऊपर। हाँ जी मुझे बताओ एवेपोरेटर में क्या इन हो रहा है क्या आउट हो रहा है। m.9 H9 m.9 H9 H9 is equal एंटर हो to रहा है m.2 और लीव क्या कर रहा है, m.1 m.1 H1 जो है वो लीव कर रहा है। अच्छा अब उसके बाद आ जाओ लो स्टेज कंप्रेसर के ऊपर। लो स्टेज कंप्रेसर पे आ जाओ। m.1 H1 इन हो रहा है और आउट हो रहा है m.2 H1 इन हो रहा है और लीव क्या कर रहा है, m.2 m.2 H2 H2 लीव कर रहा है। लो स्टेज कंप्रेसर के बाद आ जाओ 5 में हाई स्टेज कंप्रेसर के ऊपर। हाँ जी हाई स्टेज कंप्रेसर में बताओ m.4 H4 इन हो रहा है और m.5 m.5 जो है वो लीव कर रहा है। अच्छा उसके बाद अब आ जाए वाटर इंटरकूलर पे, स्लाइड ऐड कर लेते हैं, m.1 एक मिनट स्लाइड ऐड कर H1 लेते हैं। अच्छा वाटर इंटरकूलर
m.2 H2 इन हो रहा है। एक मिनट, अब देखें वाटर इंटरकूलर ये लगा हुआ था, m.2 H2 इन हो रहा था और m.3 यस मैम, H3 जो था वो यहाँ से H3 आउट आउट हो हो रहा था। तो m.2 इज इक्वल टू m.3, तो यहाँ पे Q किसकी इक्वल आ जाएगा जो हीट रिजेक्ट हुई है, कैन आई राइट m.H2 माइनस H3, यस Q मैम। आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, और कंप्रेसर के केस में बेसिकली आप इसको यहाँ पे वर्क भी तो आएगा ना, आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं है यहाँ पे, वर्क इनपुट है मैम। आप इसको एज अ वर्क इनपुट लिखे ना, वो बेहतर है। आइसेंथेल्पिक प्रोसेस तो नहीं है ना हमारे पास। अच्छा, इसको हम यहाँ पे वर्क की फॉर्म में लिखते हैं, W इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं m.1 H2 माइनस H1, और इस केस में आप लिख लो W हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा m.4 और 5 इक्वल है, तो m.4 H5 माइनस H4, ठीक है। और यस मैम। एवेपोरेटर में भी हीट रिजेक्ट हो रही है, तो Q की फॉर्म में लिख लें यहाँ पे, तो Q किसकी इक्वल आ जाएगा, Q विल बी इक्वल टू m डॉट 1 और 9 इक्वल है, 9 m.1 तो H1 माइनस H9। H9। अब नेक्स्ट पे आ जाए, वाटर इंटरकूलर के बाद हमने हाई स्टेज कंप्रेसर, अब आ जाए कंडेंसर के ऊपर। अब कंडेंसर के अंदर देखें, हाँ जी मुझे बताओ, 5 जो है वो इन हो m.5 रहा है H5 और 6 क्या हो रहा है, यहाँ से लीव आउट हो कर रहा रहा है, तो कैन आई है। यस राइट मैम। m.5 इज इक्वल टू m.6, तो Q विल बी इक्वल टू m.5 H5 माइनस H6। कंडेंसर के यस बाद मैम। आ जाए नेक्स्ट फ्लोट वेल्व या एक्सपेंशन वेल्व के ऊपर। अब यहाँ से इस वेल्व के अंदर देखें 6 इन हो रहा है और 7 यहाँ से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, आउट हो रहा है। तो m.6 इज इक्वल टू m.7, तो m.6 A6 इज इक्वल टू m.7 A7, क्योंकि आइसेंथेल्पिक प्रोसेस होगा। यस मैम। ये काट दें। हाँ जी, क्लास क्लियर है ये पॉइंट सबको। यस मैम। यस मैम। जब देखें कोई भी सिस्टम हो आप उसका इजीली एनर्जी एनालिसिस कर सकते हैं, सिंपली देखना है कि कौन सी चीज इन हो रही है कौन सी आउट हो रही है। इसके साथ m.4, अब देखो यहाँ से मैं अगर हाई स्टेज कंप्रेसर की बात करूँ तो m.4 H4 इन हो रहा था और m.5 H5 आउट हो रहा था, प्लस हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क इनपुट भी तो देना पड़ा था ना, W ऐड करते हैं साथ में। इसी तरह अगर मैं लो स्टेज कंप्रेसर की बात करूँ तो m.1 प्लस H1 इन हो रहा था, प्लस W हमें यहाँ पे इन करना पड़ रहा था। इसी तरह अगर मैं एवेपोरेटर की बात करूं तो हीट जो है वो रिजेक्ट हो रही थी, m.9 इन हो रहा था, m.1 H1 यहाँ से लीव कर रहा था और साथ में सॉरी Q जो है वो इसके अंदर ऐड हो रही थी, तो Q एवेपोरेटर यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास कंप्लीट एनर्जी एनालिसिस जो है वो इसका हो जाएगा मेरे पास। क्लास क्लियर है ये पॉइंट सबको। जी यस मैम। मैम। यही एक न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे दिया था, ये इसकी पीएस डायग्राम। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछ लें। मैम ये क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट था जो। जी ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके मैम, ये वर्ड पे भी हम सोल्व करके आपको असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं या नहीं, पेजेस बाय पे हैंड स्कैन कर लें बेहतर है। स्कैन पिक्चर्स सेंड स्कैन, कर दें? स्कैन पिक्चर्स। ओके मैम। अच्छा अब ये देखें, ये जो आपके सामने ग्राफ शो किया हुआ है, 1 से ए जो है ए कंप्रेसर है, देन इंटरकूलर लगाया है, फिर नेक्स्ट कंप्रेसर अगेन इंटरकूलर, नेक्स्ट कंप्रेसर अगेन इंटरकूलर, इससे हम मल्टीपल कंप्रेसर्स यूज कर सकते हैं और इन बिटवीन हम वहाँ पे इंटरकूलर्स लगा सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आगे आप पावर प्लांट डिस्कस करेंगे तो उसमें भी इंटरकूलर्स और मल्टी स्टेज कंप्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो यूटिलाइज होता है। ये वाला जो प्रॉब्लम था ये ऑलरेडी वही प्रॉब्लम है जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था, तो आप लोग ये वहां से देख सकते हैं। अच्छा अब ये प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं कि अ 300 किलोजूल पर मिनट रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑपरेट्स ऑन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल विद रेफ्रिजरेंट 134A एज अ वर्किंग फ्लूइड and an isotropic efficiency of 85% for the compressor.
The refrigerant enters the compressor as a saturated vapor at 140 kilopascal and is compressed to 800 kilopascal. It means evaporator side पे low side pressure कितना होगा 140 और high side pressure हमारे पास क्या that is the 800. 800. वो कह रहा है आपने फाइंड आउट क्या करना है, क्वालिटी ऑफ द रेफ्रिजरेंट फाइंड आउट करनी है एट द एंड ऑफ द थ्रॉटलिंग प्रोसेस, सीओपी बतानी है और कंप्रेसर पावर इनपुट बताना है टू द कंप्रेसर. पहले हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो भी न्यूमेरिकल आता है यू हैव टू ड्रॉ द पीएच चार्ट और उसकी टीएस डायग्राम जो भी अवेलेबल है वो ड्रॉ कर लें. लेट्स से मैं इसकी यहाँ पे टीएस डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेती हूँ. मैम ये वेपर कंप्रेशन साइकिल है. आपने सामने क्या लिखा हुआ है इसने? The refrigeration system operate on vapor compression. Okay मैम. अच्छा, पहली कंडीशन हमारे पास फर्स्ट लोअर प्रेशर है 140, एक लाइन मैंने 140 की लगा दी, और दूसरा प्रेशर हमारे पास क्या है 800 किलो पास्कल एंड 140 किलो पास्कल. मैंने ये दो प्रेशर लाइंस जो वो यहाँ पे लगा दी हैं. अब वो कहते हैं कि कंप्रेसर से जब वेपर लीव कर रहे हैं वो किस फॉर्म में लीव कर रहे हैं, एज अ ड्राई सैचुरेटेड वेपर. तो इट मींस पॉइंट 1 कहाँ पे लाई कर रहा होगा, इस सैचुरेटेड लाइन के ऊपर. यस मैम. तो ये पॉइंट 1 की मैंने लाइन ड्रॉ कर दी. ये प्रोसेस आ गया 1 से 2, ये प्रोसेस आ गया 3, 2 से 3, और ये प्रोसेस हमारे पास क्या आ जाएगा 3 to 4, क्योंकि हमने टीएस डायग्राम ड्रॉ किया. और इसे अगर आप पीएच डायग्राम के ऊपर ड्रॉ करो, इट शुड बी लुक लाइक दिस 1 2 3 4. तो हमारे पास ये आ जाएगा इसकी पीएच डायग्राम. ये आगे टीएस डायग्राम और ये हमारे पास क्या आ जाएगी पीएच डायग्राम ड्रॉ कर. क्लियर है ये पॉइंट? Yes मैम. अच्छा, अब P1 हमारे पास कितने हैं, डेट इज 140 किलो पास्कल, और P2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डेट इज 800 किलो पास्कल. रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, R134A. आपके पास इसके रेफ्रिजरेंट के प्रॉपर्टी टेबल भी हैं, सब कुछ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज लिखती जाऊंगी क्योंकि वो मुझे आई गेस बताने की जरूरत नहीं है. अच्छा, अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन था यहाँ पे. हाँ हाँ मैम मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था अपने चार्ट से, तो मैम मेरी जो सीओपी है वो 2 पॉइंट कुछ निकली थी, लेकिन जो स्लाइड के अंदर वो 5 पॉइंट निकली थी, तो इसका बता दीजिए. अच्छा, आपने जो भी चार्ट यूज किया है ना, आपने वो चार्ट जस्ट उसके ऊपर वैल्यूज प्लॉट करके ना वो चार्ट साथ में अटैच कर देना है. लाइक वैल्यूज यानी कि आपको हमें साथ चार्ट देना होगा. हाँ, ये देखें, लाइक जैसे मेरे पास, अब मैं जैसे यहाँ पे बात करूँ, मैंने ये वाला चार्ट यूज किया है, जैसे ये चार्ट यूज किया मैंने तो काफी ज्यादा डिफ्लेक्शन आ रही है. मैं बताती हूँ, R134A के लिए मैंने ये चार्ट यूज किया है. जैसे देखो इसके ऊपर 1 2 3 ये सारे साइक्लिक बना हुआ है ना, आपने एज इट इज साइकिल ड्रॉ करके आपने जो जो पॉइंट जहां जहां पे उसकी एंथैल्पीज ली हैं वहां से लाइंस ड्रॉ करके उनको पॉइंट्स का नाम देके आपने अपने साथ वो स्टेपल कर देना है. नो मैटर आपका वैल्यू जो भी आ रही है, आपने जस्ट ये काम करना है. अगर ये आपकी यहाँ से वैल्यूज ठीक हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक माना जाएगा. हाँ, अगर आपने चार्ट से वैल्यूज ठीक रीड नहीं की हैं तो फिर वो आपका ठीक नहीं होगा. डेविएशंस आती हैं, डिफरेंट रिसर्चर्स जो हैं उनके डिफरेंट चार्ट्स अवेलेबल हैं. मार्जिनल आपके पास 2 to 3 पॉइंट्स की डिफ्लेक्शन पॉसिबल है. Okay मैम. सीओपी में सीओ डेफिनेट सीओपी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एंथैल्पीज के ऊपर ही डिपेंड कर रही है ना. जब एंथैल्पीज में डेविएशन आएगी तो डेफिनेटली भी सीओपी में डेविएशन भी आएगी. Yes मैम. ठीक है, तो ये डिफरेंट रिसर्चर्स की यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज हैं. तो आपने जो भी चार्ट यूज करना है, आपने उसके ऊपर इस तरह साइकिल बना के वो आपने साथ में चार्ट सिंपल जो है वो अटैच कर देना है. Okay मैम. और उसी चार्ट के अकॉर्डिंगली आपकी मार्किंग भी होगी. ठीक है मैम. अच्छा, अब देखें हमारे पास सबसे पहले पॉइंट 1 की बात करते हैं. अब पॉइंट 1 के ऊपर H1 मुझे बताओ किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू H2 Hg. H1 किसके ऊपर आएगा, Hg के ऊपर. कितने प्रेशर के ऊपर, एट 140 किलो पास्कल के ऊपर. तो मैं जब मैंने वैल्यू कैलकुलेट की इसकी H1 की एट 140 किलो पास्कल, तो वो मेरे पास आती है 239.19 किलो जॉल
पर केजी, यूनिट्स का बहुत ख्याल रखना है आपने। अच्छा, अब मुझे पता है H1 आ गई, अब क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, क्वेश्चन में S1 गिवन equal है, to S2 तो S1 इक्वल टू S2 एंड दैट इज S2 इक्वल टू Sg एट 140 किलो पास्कल। किलो पास। और Sg की जो वैल्यू यहाँ से हमारे पास आती है 0.94467 किलो जॉल पर केजी। तो ये 0.1 की कंडीशन हमारे पास आ गई। क्लियर है 0.1 यस की मैम, कंडीशन सबको? यस मैम। जी मैम। 31 स्टूडेंट्स में से ओनली 2 स्टूडेंट्स सेड यस। मैम ये जो वैल्यूज हैं ये सेम न्यूमेरिकल मैम पीएच चार्ट से भी कर सकते हैं और टेबल से भी कर सकते हैं। टेबल से भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली अब मैंने ये जो 2 वैल्यूज हैं ये मैंने डायरेक्टली चार्ट से उठा ली हैं, टेबल सॉरी प्रॉपर्टी टेबल टेबल से मैंने टेबल से देख लिया H1 इक्वल टू Hg। हाँ, अगर आपने यही काम चार्ट के ऊपर करना है, आपके पास देखो कितना प्रेशर है, फर्स्ट प्रेशर आप इस चार्ट के ऊपर आ जाओ, ये R134 के चार्ट है, 140 किलो पास्कल। 140 को जरा मेगा पास्कल में चेंज करें क्या आता है? 140 को मैम 0.14 0.14। आप देखो यहाँ पे देखो ये 0.1 है, 0.2 है, तो 0.14 की लाइन मेरे पास यहाँ पे कहीं लाई कर रही होगी। मैम आपका चार्ट शो नहीं हो रहा। ये चार्ट शो नहीं हो रहा आपके सामने? हो रहा है मैम, हो रहा बट है। इसकी वैल्यूज बहुत स्मॉल है। अब आप लोगों के पास ये स्लाइड्स है ना, तो आप वहां से देख सकते हैं, यहाँ से देखें 0.14 की लाइन, ये 0.1 है, यस मैम। ये 0.2 है, तो इन बिटवीन लेट्स मैं लाई करती हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, यही से मैम हमारी डिफ्लेक्शन आ सकती है क्योंकि यहीं से 0.14। डिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब मैंने लेट से ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब 1 पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है उसने, क्या सैचुरेटेड लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। अब देखो ये यस जो मैम, डार्क लाइन है दिस इज सैचुरेटेड लाइन, यहाँ से यस इंथैल्पी के मैम, लिए आपने क्या करना है, स्केल रखना है और एक वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड ड्रॉ कर देनी है। अब ये जो वर्टिकल लाइन होगी ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, आपकी H1 की इंथैल्पी H1 रिप्रेजेंट। ठीक यस है, मैम। इसी तरह आप ये टेबल से भी ले सकते हो और डायरेक्टली यहाँ से भी ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे वैल्यू वैसे मैंने टेबल से ली थी तो मेरे पास 239 समथिंग आई थी, चार्ट से 350 यस समथिंग आ रही है। अब वो 370 क्योंकि आ रही मैम। मैम एक एग्जैक्टली इंजीनियर का काम तो होता है वो सही आंसर निकाले, तो हम फिर टेबल ना पढ़ लें, चार्ट लेने, तो इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं। मैंने आपको दोनों मेथड्स बताए हैं। मैम चार्ट नहीं, तो हम फिर पढ़ आप लेंगे लेकिन रिस्ट्रिक्ट जो ना करना हमें ना सुपर हीटेड रीजन कि है मैम, जो आपने इसी सुपर से ही हीटेड रीजन करना है है, वहाँ पे हम हमें फिर टेम्परेचर नहीं अगर गिवन होता पेपर है। क्लास 1 बाय 1 अगर पेपर में स्पेसिफाई है कि आपने चार्ट ही रीड करना है तो आपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके चार्ट से वैल्यूज देनी है। अगर स्पेसिफाई नहीं है तो यू कैन यूज द टेबल एज वेल। ओके मैम। मैम मेरा इसमें ये क्वेश्चन था, जैसे ये प्रॉब्लम है इसमें सुपर हीटेड का टेम्परेचर नहीं गिवन, तो उसके लिए तो मैं हमें वो भी डेफिनेटली बताती हूँ, चार्ट यूज करना पड़ेगा। नहीं मैं उसका भी मैं आंसर कर देती हूँ आपको। अच्छा, ये 0.1 क्लियर है टेबल से भी और चार्ट से भी? यस यस मैम। मैम। अच्छा, अब आ जाओ पॉइंट जी 2 के मैम। ऊपर। पॉइंट 2 के ऊपर, पॉइंट 2 जो है फर्स्ट जो है वो तो हम चार्ट से डायरेक्टली रीड करते हैं। चार्ट से कैसे डायरेक्टली रीड करते हैं, अब दोबारा से चार्ट के ऊपर आ जाओ। ये 0.1 की कंडीशन थी, यहाँ से आइसेंट्रोपिक लाइन ड्रॉ करनी है, S1 इक्वल टू S2 था, तो जो बहुत नियरेस्ट पैरेलल लाइन है आपने उस पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर लेना है। लेट्स से मैं कहती हूँ ये पैरेलल लाइन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली मेरे नियरेस्ट थी। ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये जो लाइंस हैं, ये जो रेड के साथ मैंने शो किए हैं, इसके पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है। अब दूसरी लाइन आपकी कहाँ पे होगी, 800 किलो पास्कल। 800 किलो पास्कल मीन आई गेस 0.8 यस पास्कल मैम। बनेगा ना, तो ये 0.8 यस पास्कल मैम। किलो पास्कल की मैम लाइन मुझे ये इंट्रोपी का दोबारा बता दीजिएगा जो पैरेलल लाइंस का था। ठीक है, मैं दोबारा आपने ये लो प्रेशर की लाइन आ गई, ये हाई प्रेशर की लाइन आ गई, ये लो प्रेशर की लाइन 1.4 की लाइन आ गई और ये हाई प्रेशर लाइन 0.8 की लाइन आपने ड्रॉ कर ली। अब आपने आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो इट मींस S1 इक्वल टू S2 है। अच्छा, ये जो S2 आपके सामने ये जो लाइंस नजर आ रही है ना रेड कलर से जो मैंने शो की हैं, दीज आर द कांस्टेंट यस मैम। एंट्रोपी लाइन। यस इस लाइन के पैरेलल आपने 0.1 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, पैरेलल टू दीज लाइन, जो नियरेस्ट पॉसिबल लाइन है उसके पैरेलल आपने ड्रॉ कर लेनी है। वो जिस ओके पॉइंट मैम। के ऊपर इस हाई प्रेशर लाइन को इंटरसेक्ट करेगी दिस इज द पॉइंट 2। ओके मैम। ठीक है। कांस्टेंट एंट्रोपी की लाइन इस हाई प्रेशर लाइन को जिस पॉइंट पे ऊपर इंटरसेक्ट करेगी दिस इज द पॉइंट 2। उस पॉइंट 2 से आपने क्या करना है, स्केल रखना और एक सिंपल वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड ड्रॉ कर लेनी है, जो इंथैल्पी के ऊपर जिस H2 आ पॉइंट जाएगी। पे आके इंटरसेक्ट करेगी दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द H2। यस मैम।
वो किसकी ठीक है। वैल्यू होगी, हमारे पास H2 की वैल्यू होगी। H2 अच्छा, ये तो हमने रीड कर लिया चार्ट से। अगर मेरे पास चार्ट गिवन नहीं है, आपने डायरेक्टली टेबल से फाइंड आउट करनी है, तो टेबल से आप क्या करते हो, यू हैव टू क्रॉस रेफरेंस द वैल्यू। कैसे करते हैं, हमारे पास S2 की वैल्यू गिवन है, आपने क्या करना है, इस S2 की वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंगली जो हमारे पास प्रेशर और एंट्रोपी है, प्रेशर हमारे पास कितना है, हाई प्रेशर है 800 किलो पास्कल, इट मींस आपने देखना है 0.8 किलो पास्कल, सॉरी 800 किलो पास्कल, और एंट्रोपी 0.94467। इसके करीब करीब जो वैल्यू होगी आपने उसको यूज करना है। कैसे यूज करना है मैं आपको टेबल से बताती हूँ। जो सुपर हीटेड रीजन है उसमें टेम्परेचर सा लिखा होता है उन्होंने कि इस टेम्परेचर मैं पे ही वही हमें। दिखाने लगी हूँ, एक मिनट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 134A का, आपने आ जाना है सुपर हीटेड टेबल के ऊपर। उस सुपर हीटेड टेबल के ऊपर हमारे पास कितना प्रेशर है, 800 किलो पास्कल का। ये मेरे पास 800 किलो पास्कल का प्रेशर आ गया। अब इस 800 किलो पास्कल के प्रेशर के ऊपर आपने क्या देखना है, एंट्रोपी की वैल्यूज देखनी है। अब देखो, एंट्रोपी की वैल्यू डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर गिवन है, जो आपको लगे आपकी जैसे वैल्यू 0.94467, वो किस रेंज में लाई कर रही है, 0.94 और 0.98, इन दो वैल्यूज के इन बिटवीन लाई कर रही है वो कहीं वैल्यू। तो आपने क्या करना है, इन दो वैल्यूज के ऊपर इंटरपोलेशन करनी है। इंटरपोलेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज करना है हमने, वो हमारे पास फॉर्मूला बनता है H2 minus H dash divided by S2 minus S dash is equal to H double dash minus H dash divided by S double dash minus S dash। H2 वो वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट करनी है, H dash इस वैल्यू से अप लोअर लिमिट है, और H डबल डैश इस वैल्यू की अपर लिमिट है। लेट्स से हमारी वैल्यू थी 0.94467, इससे ऊपर मेरे पास एक वैल्यू लाई करी थी 0.90, और नीचे एक वैल्यू लाई करी थी 0.95। तो आपने क्या करना है, ये इसके ऊपर, इस एंट्रोपी के ऊपर हमने कैलकुलेट करनी है, H2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके कोरस्पॉन्डिंगली, इस अपर लिमिट के कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे H2 की वैल्यू को हम H डैश कह देते हैं, इसके नीचे जो वैल्यू होगी इसको मैं H डबल डैश कह देती हूँ। तो आपने इन दोनों वैल्यूज के ऊपर एंट्रोपी और H की वैल्यू जो सिंपली इस फॉर्मूला में पुट कर देनी है, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, ओनली अननोन क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास H2 आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द टेबल। चार्ट से मैंने आपको बता दिया है, टेबल यूज करना है तो आपने सिंपली इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करते हुए वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। जी मैम। क्लास, ये पॉइंट क्लियर है मैम सबको? जी जी। जो H यस dash मैम। है वो लोअर लिमिट है। H डैश हमारे पास ये आ जाती है ना, उसकी इस वैल्यू से लोअर जो है 0.90 जो है, ओके ओके और H डबल डैश जो है उससे अपर वैल्यू जो होगी उसको हम क्या कह देंगे, H डबल डैश कह देंगे। ओके। तो सिंपली ये फार्मूला आप अपने पास रखें, इस फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करें और जो है वो H2 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ से देखें, H2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 273, हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब आ जाएंगे H3 के ऊपर। अब मुझे बताओ H3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, डेट विल बी इक्वल टू HF। हाँ जी, H3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, मैम HF की इक्वल होगी ना, लिक्विड Yes, लाइन ma'am. के ऊपर आ गया है। तो 3 पॉइंट के लिए हमारे पास H3 इज इक्वल टू HF, और कितने प्रेशर के ऊपर, एट 800 किलो पास्कल के ऊपर। तो H3 की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ से आती है, डेट विल बी इक्वल टू 95.48 किलो जॉल पर केजी, एंड वी नो दैट H3 इज इक्वल टू H4। तो ये हमने सारी की सारी इंथैल्पीज जो है वो कैलकुलेट कर ली। इंथैल्पीज क्लियर हैं सबको? यस मैम। अच्छा, अब देखो, अब हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द क्वालिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट एट द एंड ऑफ द थ्रॉटलिंग प्रोसेस। इट मींस 4 के ऊपर हमने X4 जो है यहाँ पे वो हमने बताना है। अच्छा, अब H4 की मैं कहना है, राइट, H4 इज इक्वल टू HF प्लस X4 Hg माइनस HF। देखें फॉर्मूला ठीक लिखा है? 1 सेकंड मैम, चेक कर देता हूँ। Yes, ma'am. ठीक चेक H4 ना is करें वैसे। equal, अब देखो yes यहाँ पे ma'am, अगर अगर यहाँ पे
हमारे पास x जो है वो 0 के इक्वल है, तो H4 किसके इक्वल आ जाएगा, HF के। x हमारे पास एग्जैक्टली 1 के इक्वल है, तो ये H4 किसके इक्वल आ जाएगा, Hg के इक्वल आ जाएगा। और अगर इन बिटवीन कहीं भी H4 की हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है H की, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं। अच्छा, H4 is equal to HF plus X4 Hg minus HF। अब आपने यहाँ से निकालना है कि X4 फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास X4 किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू H4 माइनस HF डिवाइडेड बाय H4 पॉइंट डिवाइडेड बाय Hg 4 पॉइंट के ऊपर और HF 4 पॉइंट के ऊपर। अब देखें सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। H4 की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल है, 95.84। HF की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, मैम ये H3 के। H3 के। हाँ, H4 मैम ये हम टेबल से देखेंगे। ये हम टेबल से देखेंगे। हाँ जी, मुझे यहाँ पे आप सारी वैल्यूज पुट करोगे। Hg की वैल्यू ये देखें हमने निकाली हुई है। Hg की वैल्यू जो कि H1 की वैल्यू होगी वही हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, Hg की वैल्यू होगी। सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x4 आ जाएगा। और x4 जो है हमारे पास उसकी वैल्यू जाती है, डेट विल बी इक्वल टू 0.3225, वो हमारे पास आ जाती है x4 की वैल्यू। F की वैल्यू आप यहाँ से देखोगे, टेबल से देखोगे कितने प्रेशर के ऊपर प्रेशर है हमारे पास, 1.140 किलो पास्कल के ऊपर, 140 किलो पास्कल के ऊपर। ये आप टेबल से HF की वैल्यू यहाँ पे देख लोगे। सारी वैल्यूज यहाँ पुट करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x4 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। ये जो HF4 है ये स्पेसिफिक एंथैल्पी है ना? स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, पर यूनिट मास, तो किलो जॉल पर केजी ही हम लिख रहे हैं। ओके मैम। मैम लाइट गई हुई है, नेट नहीं आ रहा, प्लीज अटेंडेंस लगा लें आप। अच्छा, अब न्यूमेरिकल तो पूरा कर दूं। यस मैम। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर देखें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP। तो COP किसके इक्वल आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट वर्क इनपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। अब डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ से देखें किसके इक्वल आएगा, H4 माइनस H1 माइनस H4, दिस इज द डिजायर्ड इफेक्ट। और वर्क इनपुट हमारे पास किसके इक्वल होगा, डेट इज इक्वल टू H2 माइनस H1। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपके पास क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने गिवन था 300 किलो जॉल पर मिनट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आपके पास उसने जो Q हमारे पास रेफ्रिजरेटेड स्पेस से जितनी हीट एक्सट्रैक्ट की है उसने वो गिवन है हमारे पास, डेट इज इक्वल टू 300 किलो जॉल पर मिनट। इसको सबसे पहले चेंज कर लें किलो जॉल पर सेकंड में। तो जब हम इसको किलो जॉल पर सेकंड में चेंज करते हैं तो QL दिस इज द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 मिनट के अंदर इतने किलो जॉल हीट जो है वो रेफ्रिजरेटेड सिस्टम से एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो 300 अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूं तो ये कितनी आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 5 किलो जॉल पर सेकेंड। इट मीन्स 1 सेकेंड के अंदर 5 किलो जॉल हीट जो है उस सिस्टम में से एक्सट्रैक्ट कर रही है बाय यूजिंग दिस साइकिल। अच्छा, अब ये QL आ गया। अब यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करिए, हीट कहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रही है, साइकिल के अंदर देखें 1 से 4 के ऊपर एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो कैन आई राइट Q डॉट QL इज इक्वल टू M डॉट H1 माइनस H4। QL मेरे पास गिवन है 5, M डॉट मुझे फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय H1 माइनस H4। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, जितना मैस फ्लो रेट जो है उस रेफ्रिजरेंट का फ्लो कर रहा है इन द साइकिल। तो यहाँ से M डॉट की जो वैल्यू H1 H4 हमने निकाला हुआ है, तो M डॉट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय H1 की वैल्यू है 239.19, H4 है हमारे पास 95.48। तो यहाँ से M डॉट जो मेरे पास आता है 0.038 kilograms per second। It means this much amount of the liquid mass जो है रेफ्रिजरेंट का फ्लो कर रहा है पर सेकेंड इनटू द रेफ्रिजरेंट। इस वैल्यू को पुट करते हैं M डॉट की वैल्यू को,
तो W इनपुट किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू m डॉट H2 माइनस H1। इंथैल्पीज हमने निकाली हुई है, QL ऑलरेडी हमारे पास है, तो COP किसकी इक्वल आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय m डॉट H2 माइनस H1। तो यहाँ से COP आ जाएगी, COP आ जाएगी, पावर इनपुट कंप्रेसर वो हमारे पास ये है, और ये COP की वैल्यू है। COP आनी चाहिए 3.37 और वर्क इनपुट ऑफ कंप्रेसर हमारे पास कितना आता है 1.48 किलोवाट। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। मैम ये मैम नोट मरी ने कर लैब स्टार्ट Yes, हो ma'am. चुकी है मैम मरी। ठीक है, मैं एंड कर रही हूँ। अटेंडेंस मार्क करवा लें फिर मैं। ओके मैम।